सभी को नमस्ते। जी जी जी, मेरा म्यूट नमस्ते म्यूट भैया, था, मैं कई बार नमस्ते। नमस्ते कर रहा हाँ हाँ, मैं समझ था। गई कि आप तो तुरंत। तो हाँ ठीक है। हाँ, मैंने कनेक्ट करते ही नमस्ते किया, लेकिन वो म्यूट बना रहा। जी जी नमस्ते भैया, नमस्ते। जी भैया नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया। दो दो 5 मिनट देख लेते हैं ना भैया। हाँ जी, आज और 2-3 मिनट देख लेते हैं। थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा सुबह उठने में दिक्कत। उठने में दिक्कत होती है। हाँ जी, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं। जी जी। ठीक बात है। बढ़िया। और भैया लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? जो ज्वाइन हो चुके हैं उन्हीं से बिल्कुल बात। बढ़िया। बढ़िया है दीदी, एकदम जयपुर में भी ठंड काफी बढ़ ओ, गई। जयपुर में तो बहुत ज्यादा होगी भैया, रायपुर में तो बहुत कम रहती है। 21 जयपुर। तारीख को एक सेशन भी है सोम भैया का जयपुर में, अच्छा। 4 घंटे का। बढ़िया। मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद पुष्कर में तो है ही। ये 3-4 शहरों में एक एक दिन का रखा है, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, डबोक। आप जयपुर में रहते हैं भैया? हाँ दीदी, मैं जयपुर में ही रहता हूँ। बढ़िया। देखो, आपके निष्ठा से वहां आ गई विद्या। जब से सूचना मिली है तब से ऑनलाइन तो दीदी मोस्टली मैं 3-4 प्रोग्रामों में ऐड होता हूँ, गोष्ठी में। हाँ जी। बहुत बढ़िया, काफी ध्यान जा रहा है। आपकी उपस्थिति हर जगह रहती है जहाँ भी अध्ययन चल रहा है। तो समझने के क्रम में कोशिश तो प्राथमिकता में है ही। ठीक बात है। बढ़िया है। वही आवश्यक है। एक बार यदि बात समझ में आ जाती है ना, फिर आगे के कार्यक्रम तो बन ही जाएंगे। दीदी कोरोना की वजह से आपके छोटी में आने का बहुत मन था, लेकिन 2 बार टिकट बनी, कैंसिल हो गई, तो मैंने कहा आप सामान्य स्थिति में चलेगी। बढ़िया। अनीता दीदी, सुरेंद्र भाई, ये जैसे पठन आगे बढ़ रहा है जी। तो हमारा एक्साइटमेंट भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसीलिए ये पठन हम सारे पुस्तकों का करेंगे कि एक ही करेंगे? हाँ, ये आप सब तय करेंगे। आप सब जैसा बताएंगे, बोलेंगे, जैसे आप लोग की इसके लिए निष्ठा होगी, जिज्ञासा होगी। मैं और सुरेंद्र पर भी अजय यही सोचे हैं कि आप सबसे ही पूछेंगे कि आप सबकी उपस्थिति, आप सबकी इच्छा। तो हम तो हम तो चाहते हैं कि एक बार सारे पुस्तकों का पठन हो जाए। समय लगता है तो लगने दीजिए, जरूरत पड़े तो और एक दिन बढ़ा सकते हैं, मगर पठन तो होना चाहिए, जी भैया। क्योंकि नहीं अरे तो हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, है ना। अगर हाँ जी, आवश्यकता लग रही है सबको तो जरूर करेंगे भैया, है ना। हाँ जी। ये तो हमारे लिए भी उपकारी है कि आप लोग के बहाने हम लोग का भी इस जिम्मेदारी के साथ थोड़ा पठन ध्यान से हो जाता है। हाँ जी। पाल भी है, क्या बोलते हैं? जी दीदी, बढ़िया है ना। वो तो परस्परता में ही तय होगा। अगर लगता है कि है ना कंटिन्यू करते हैं तो कर सकते हैं। जी भैया। भैया शुरू कर सकते हैं मेरे ख्याल से अब, है ना।
ठीक है दीदी, मैं पढ़ता हूँ फिर, है ना? नहीं, आज मैं पढ़ने वाली हूँ, आप समझाने वाली हैं। अच्छा, ऐसा है। चलिए, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं दीदी। जी, आज मैं पढ़ती हूँ, आज आप समझाइए। जी। तो नमस्ते सभी को एक बार फिर से, और अपन शुरू करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय 74 पेज में अपन फर्स्ट पैराग्राफ तक पढ़े थे। अब उससे आगे का मैं शुरू करती हूँ। 74 पेज का फर्स्ट पेज हुआ था, यही ना? ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी दीदी। चलिए, इससे बड़ा लाभ हुआ कि अर्हता मुझे नहीं हुआ। मेरे पास अहमता के साथ प्रस्तुत होने वाले लोग भी बहुत कम आए हैं। कितनी भी अहमता को लेकर आने वाले लोगों को 2-3 सीढ़ी के बाद अहमता का शमन होता हुआ देखा गया। मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ, सादगी के साथ स्वाभाविक रूप से हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मेरे से मिलने वाले हर सज्जन ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग नहीं स्वीकारते हैं, इनका भी हम सम्मान करते हैं। इनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर परंपरा को लाद दिया गया है, इसलिए कोई स्वीकारे या नहीं, मैं खुशी में रहता हूँ। कालक्रम संयोग हरेक के लिए सद्बुद्धि का अंकुर रखा ही है। वह सब पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, ये हम नहीं कह सकते। वह कब पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, ये हम नहीं कह सकते। हर आदमी शुभ चाहता ही है। शुभ चाहने के मूल में संभावनाओं को और समीचीन किया जाए, यह मैं चाहता हूँ। संयोग जब होते हैं, आदमी समाधान के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में मिलते हैं। एक ही विचार, एक ही अपेक्षा के लोगों के मिलने से संयोग नहीं बनता। जैसे 2 चोर, 2 डाकू, 2 अपराधी मिलना समाधान, व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, इसलिए यह संयोग नहीं है। न्यायपूर्वक हमसे जीना बना तो हमारी प्रामाणिकता की स्थली बनी हमारा परिवार। परिवारजनों की आंखों में हम ठीक चल रहे हैं, यह आ जाता है। परिवार में न्यायपूर्वक चलने के बाद जितने हमारे मित्र परिवार हैं, उनके बीच सटीकता से हमारी पहचान देख पाता हूँ। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो गया। जो आगंतुक आए हैं, उन पर भी हमारी पहचान स्पष्ट करने में समर्थ हो पाता हूँ। जी जी। तो सभी को नमस्ते फिर से। यहाँ पर आदरणीय नागराज जी अपनी बात को बता रहे हैं कि जब उनको ज्ञान हो गया, समझदारी हो गई, तो पहले उन्होंने बताया कि पहले से ही परंपरा में, है ना, प्रयास होता रहा है, और उन्होंने अपने प्रयास को कहा है कि ये आखिरी हथौड़े जैसा दिखता है ना। तो उन्होंने योग संयोग की भी बात कही कि ये बना ही रहता है अस्तित्व में, और अपना जो प्रयास है, जो सफलता उनमें मिली, तो उन्होंने कहा ये संपूर्ण मानव के योगदान के फलस्वरूप ये घटना घटित हुई, ऐसा उन्होंने स्वीकारा। यहाँ पर हम पिछली बार बात कर रहे थे, तो बहुत ही सज्जनता के साथ, है ना, उन्होंने पूरे कृतज्ञता को प्रकट किया है कि किस तरह से सबका योगदान इसमें रहा है जो उनसे अनुसंधान हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जब उनमें ऐसी कृतज्ञता का भाव रहा, है ना, ऐसा भाव रहा, तो उनमें अहमता, ये अहर्ता जो शब्द है, इसको अहमता कह सकते हैं पहली लाइन में। इससे बड़ा लाभ हुआ कि अहमता मुझे नहीं हुआ। अहमता का मतलब घमंड है। ऐसा अक्सर हम देखते हैं कि हमको थोड़ी बहुत भी उपलब्धि हो जाती है सांसारिक रूप में, तो हम में अहंकार आ जाता है ना। हम दूसरों को छोटा मानने लग जाते हैं, अपने को बड़ा मानने लगते हैं, और अहमता होने से क्या है, लोग दूर भागते हैं, है ना। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने इस बात को, भाव को महसूस किया, अपने में फील किया कि जो भी उनको उपलब्धि हुई है, यह जो ज्ञान हुआ है,
इसमें पूरी मानव जाति का योगदान है, तो इससे उनको कोई अहंकार घमंड जैसा नहीं हुआ। इसलिए उनके पास जो लोग आए है ना, उनमें भी कोई बहुत घमंड हो ऐसा नहीं हुआ, और जो लोग घमंड लेकर आए भी, अहंकार लेकर आए भी, उनका भी धीरे धीरे वो अहंकार खत्म हो गया। तो ये इस ज्ञान की महिमा है। पहले भी संस्कृत में हम जब किताबें पढ़ते थे तो विद्या ददाति विनयम ऐसा एक सूत्र पढ़ते थे, तो मुझे यहाँ पे वो सूत्र याद आ जाता है कि विद्या जिसके पास आती है ना, उसमें विनय आ ही जाता है। इस तरह की बात परंपरा ने भी पहचानी है। ऐसा भी लोग उदाहरण देते हैं कि जब वृक्ष पे फल से लग जाता है तो डालियां झुक जाती हैं। तो ये सब उदाहरण के रूप में बताते हैं कुछ, है ना। तो ऐसे ही नागराज जी कह रहे हैं कि जब उनको ये ज्ञान हो गया तो अहमता नहीं हुआ बल्कि विनय हो गया, और उस तरह उनके लोग भी सभी सज्जनता के साथ आते रहे मिलने के लिए। और बहुत लोगों ने सम्मान भी किया, और कुछ लोगों ने स्वीकारा भी नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर परंपरा को लाद दिया गया है, इसलिए कोई स्वीकारे या नहीं, मैं खुश रहता हूं। तो अपनी खुशी की बात कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए, हमारे लिए एक रास्ता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमको समझ में आ गया, इतनी अच्छी बात है, जल्दी ही सबको समझा देते हैं। तो हर व्यक्ति, हर मानव अपनी स्थिति, परिस्थिति, संस्कार, वातावरण के अनुसार समझता है। हर एक मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। इस बात का हमको ध्यान रखना होता है, तब हम इस बात को प्रस्ताव के रूप में रखते हैं। यह बात जरूर कह रहे हैं कि हर मानव में अंकुर है, जैसे बीज में अंकुर होता ही है स्तोसी के रूप में, और जैसे ही पानी, वातावरण मिलता है वो अंकुरित हो जाता है। तो हर मानव में सद्बुद्धि का अंकुर रखा है कि हर मानव समझना ही चाहता है। जैसे पहले बात आ गई है कि हर मानव जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने वाला, है ना, वो जिज्ञासु होता ही है। लेकिन परंपरा की वजह से कई बार, जैसे अभी हम बच्चों को देखते हैं कि वो जन्म से जिज्ञासु होता है, लेकिन आजकल की शिक्षा में जाता है तो जिज्ञासाएं कुंठित हो जाती हैं। उसको ऐसा लग जाता है कि किसी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिलता है, तो वो जिज्ञासा को फिर से जगाने में समय लगता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि सबका अंकुर है। कब पल्वित होगा, पुष्पित होगा का मतलब कब उस पर फूल आएंगे, फल आएंगे, मतलब कब वो समझेगा, कब उसको आचरण में लाएगा, उसको कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु होगा, यह स्थिर है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ वेदर, इट इज क्वेश्चन ऑफ व्हेन। होगा या नहीं होगा उसकी बात नहीं है, केवल इतना ही कि कब होगा। तो अस्तित्व तो नित्य वर्तमान है, समय का कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये निश्चितता बनती है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इस बात को देख चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जो मिलना होता है, जो संयोग होते हैं, वो व्यवस्था के अर्थ में ही उन्होंने संयोग को डिफाइन किया है। ऐसा नहीं कि भाई दो लोग चोर मिल गए और खुश हो जाए कि देखो कितना बढ़िया संयोग हुआ। वो मिलते हैं, उनका भी मिलना होता रहता है, पर उसको संयोग नहीं कह रहे हैं। जब हम व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मिलते हैं, तभी उसको संयोग कह रहे हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जब हम प्रामाणिकता के साथ जीते हैं तो हमसे न्यायपूर्वक जीना बन जाता है, और वही हमारी पहचान बनती है कि हम सबके साथ न्यायपूर्वक प्रस्तुत हो पाते हैं, न्यायपूर्वक जी पाते हैं। चाहे वो हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग हैं, मित्र परिवार हैं, या कोई आगंतुक है जो संपर्क में हमारे होते हैं, वो आते हैं, तो वही हम स्पष्ट कर पाते हैं कि समझदारी फिर प्रकट होती है। जी दीदी। जी बढ़िया। हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता को अपनी चाहत में बनाए ही रखता है। हमारी समझदारी है हमारी नेक चाहत का स्रोत। इस स्रोत को हम कभी भी भुलावा नहीं दे सकते। शुभ हर व्यक्ति को स्वीकार है, हर व्यक्ति की चाहत है, और शुभ घटित होने के लिए इंतजार हम सब कर ही रहे हैं। इंतजार करते समय संबंध का मुद्दा आता है। संबंधों की पहचान उसमें निहित प्रयोजन, मूल्य की पहचान ही है। यही अध्ययन है।
प्रयोजन पहचानने के बाद मानव स्वाभाविक रूप में निष्ठान्वित होता है और फिर पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलित होता ही है। यही विधि है सफलता की, जो काफी सरल है। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है। संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है, अर्थात सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में है। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं, मानव व्यवहार में प्रशस्त रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता, वात्सल्य, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, गौरव, प्रेम, श्रद्धा, सम्मान। हमारे अभ्युदय के लिए जहां से भी सहायता मिली हो, जिससे भी मिली हो, इसकी स्वीकृति का नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगता है। कृतज्ञता के पश्चात स्नेह, प्रेम, विश्वास सार्थक होता है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायता न मिली हो। सबकी सहायता के साथ आदमी बड़ा होता है, समर्थ होता है और प्रमाणित हो जाता है। इस क्रम में जितने भी संबंध हैं, 7 संबंध, उनमें मूल्य ही मूल्यांकित होने पर संबंधों की निरंतरता होती है। संबंधों में मूल्य मूल्यांकित न होने पर संबंधों की निरंतरता होती नहीं है। सामान्य क्रम में भी जिनको हम अपना संबंधी मानते हैं, उनके साथ अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते हैं। परंपरागत ढंग से हम संबंधों को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं, जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में, दूसरे पोषण के अर्थ में, तीसरे संरक्षण के अर्थ में, चौथे उपयोगिता पूरकता के अर्थ में, पांचवें सदुपयोगिता के अर्थ में और छठवें प्रयोजन के अर्थ में। संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रामाणिकता के अर्थ में है। प्रमाण के आधार पर हर कोई संतुष्ट होता है। मूल्य जीवन सहज रूप में उद्गमित होते हैं। जैसे हम और आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से मूल्य बहने से हमारे आपके बीच विश्वास मूल्य शुरू हो जाता है। इस विधि से हम संबंधों में मूल्यों को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभय तृप्ति पाने में सक्षम हो जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या हो गया? अभी तक भय और प्रलोभन के आधार पर संबंधों को पहचानते रहे, उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन, समाधान, समृद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। भय और प्रलोभन कोई मूल्य ही नहीं है, तो मूल्यांकित क्या होगा? भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय थोड़ी देर के लिए चुप होने वाली बात है। रोग तो वहीं का वहीं रहता है। न्यायालयों में भी न्याय की बात पूरी हुई नहीं, क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार हो ही नहीं सकता। शताब्दियों से भय और प्रलोभन के आधार पर ही एक दूसरे को राजी करते रहे हैं, पर अभी तक कोई व्यवस्था दे ही नहीं पाए। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है और न ही संबंधों में मूल्यांकित हो पाते हैं। जी, तो जो इस पूरी पुस्तक में बहुत जगह जगह पर इस बात को ध्यान दिला रहे हैं कि मानव जब समझदार होता है तो समझकर परिवार में जीता है, समाज में जीता है। तो जीने का स्वरूप एक समझदार व्यक्ति का कैसा होगा, इस बात पर बार बार ध्यान दिला रहे हैं। जैसे पहले भी कहा था कि उन्होंने संबंधों की फिर पहचान होने लगती है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि क्या अभी हमको संबंध की पहचान नहीं है? अभी भी तो है, तो उससे ज्यादा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा उस पर जब हम ध्यान करते हैं तो अभी भी हमारी संबंधों की पहचान है। और ये भी बात सही है कि कुछ ना कुछ हम परिवार में स्नेह, ममता, वात्सल्य, मूल्यों को आंशिक रूप में पहचानते ही हैं, परंतु अभी व्यवस्था के रूप में हम संबंधों को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि अभी हम ज्यादातर संबंधों को या तो रक्त के आधार पे, जिसको हम कहते हैं भाई खूनी संबंध है ना, या रक्त के आधार पे रक्त संबंध है, ऐसा पहचानते हैं, उसी को अपना मानते हैं और उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो अपना समुदाय, अपनी जाति,
है ना, अपना कुटुंब वो अपने हैं और उससे दूसरे जिसको हम मानते हैं उनका शोषण कर पाते हैं। एक वर्ग बन जाता है कि जैसे हम सब आजकल पढ़ाई लिखाई करते हैं तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन गई, तो वो अपने एसोसिएशन में अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण कर पाते हैं। कोई आयरन ट्रेडर्स की एसोसिएशन बन गई तो अपने मिलके कैसे हम लोग लाभ कमा लें, बाकी दूसरों का नुकसान हो जाए। सीमेंट एसोसिएशन बन जाता है। तो कोई ना कोई अभी प्रिय हित लाभ या के आधार पे, या कहें तो सुविधा के आधार पे हम संबंधों को पहचानते हैं, उसी के आधार पे अपना या पराये को कह पाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम पूरे अस्तित्व को समझते हैं, मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में समझते हैं और मानव को एक व्यवस्था की इकाई के रूप में देख पाते हैं, और एक परिवार को भी पूरी व्यवस्था की इकाई, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की इकाई है, तब ऐसा पहचान पाते हैं, तो हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि बदल जाती है। और उससे जब हम उस दृष्टि के साथ में जब हम मूल्यों का निर्वाह करते हैं तो स्वयं भी सुखी होते हैं और निरंतर सुखी बने रहते हैं, और जो भी हमारे साथ होते हैं उनके भी हम सुखी होने में सहयोग हो पाते हैं। इस तरह से दृष्टि परिमार्जन कह रहे हैं, इसी को बार बार कह रहे हैं कि संबंधों की पहचान व्यवस्था के अर्थ में, समझदारी के अर्थ में है। अभी हम केवल सुविधा के अर्थ में करते हैं, इसको हम अपने में समीक्षित कर पाते हैं, देख पाते हैं कि हम कितना हर व्यक्ति को अपने सुविधा के अर्थ में देखते हैं। अभी हम आजकल बच्चों को MBA पढ़ाते हैं, है ना, नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, तो वो भी कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप, संबंध बनाने हैं, है ना, पर वो संबंध किस तरह से बनाने हैं कि जिससे हमारे बिजनेस में फायदा हो पाए, है ना। तो उस तरह के नेटवर्किंग, उस तरह के रिलेशनशिप को हम बढ़ावा देते हैं, केवल लाभ को पहचाना है तो उस तरह से हम संबंधों का निर्वाह भी कर पाते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, है ना, लेकिन बाकी लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। बिजनेस व्यापार में भी हम ये देख पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संबंधों का जो प्रयोजन है वो अभ्युदय है, सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में ही है। सुविधा आवश्यक है। सुविधा हमको अगर प्रकृति पर श्रम करते हैं, जो मानवेतर प्रकृति है उससे मिल ही जाती है, मिलकर भी श्रम करते हैं तो भी मिल जाती है, परंतु अभी भ्रमवश हमने मानव को भी अपनी सुविधा के अर्थ में ही पहचान लिया है, और हर कोई सुविधा चाहता है। उससे बहुत सारा संघर्ष, कंपटीशन और इस तरह की भाव देखने को मिलते हैं, जिससे फिर अपने में कृतज्ञता की बजाय कृतज्ञता और अविश्वास और कंपटीशन, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की फीलिंग्स हम देख पाते हैं अपने में। इसको हम, है ना, अगर अपने में ध्यान देंगे कि मुझ में क्या भाव हैं, कैसे विचार चल रहे हैं, तो हम पाएंगे ही कि एक दो लोगों के प्रति हमको स्नेह का भाव या कुछ ममता का भाव या देखेगा, बाकी ज्यादातर जगह हमको इस तरह के फीलिंग्स दिख जाएंगी कि अभाव जिसको हम कहते हैं, है ना, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, इस तरह का। जबकि ये कह रहे हैं कि जब हम समाधान के अर्थ में रहते हैं, सर्वोत्तमी की समाधान के अर्थ में संबंधों को पहचानते हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं। और कृतज्ञ को कह रहे हैं, क्या अनुभव करते हैं कि भाई किसी ना किसी ने हमको ऐसी स्वीकृति होती है कि हमारे अभ्युदय के अर्थ में, यानी कि हमारी समझदारी के अर्थ में भी, हमारे प्रगति के अर्थ में भी हमको कहीं से सहायता मिली है, उसको स्वीकार करते हैं। हम परिवार में देखते हैं, अगर हम बच्चे हैं जैसे, तो बच्चे अगर माँ बाप के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं तो कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या, है ना। वो भी कंपैरिजन करते हैं दूसरे माँ बाप से कि उन्होंने तो इतना कर दिया, इतनी जायदाद दे दी, इतना प्रॉपर्टी दे दी, आप तो पता नहीं क्या भजन ही करते रहे, आपने हमारे लिए क्या किया। इससे माँ बाप भी दुखी होते हैं और उनका जो कष्ट है वो बच्चों पे भी जाता है। और अगर बच्चे ऐसा कह देते हैं माँ बाप को कि नहीं आपने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया, है ना, आपने जितना भी, जैसी भी परिस्थिति थी उसमें कितनी भी मेहनत करके हमको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बड़ा कर दिया, इस भाव से हम भी खुश होते हैं और माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। ये उदाहरण के रूप में किस तरह से बाकी और भी संबंधों में हम इस बात को देख पाते हैं। तो ये तभी हो पाता है जब हम समझदार की तरफ कदम रखते हैं, तो कृतज्ञता के साथ
फिर और जो मूल्य हैं, स्नेह, प्रेम। तो जब हम देखते हैं कि अस्तित्व सहअस्तित्व है और सभी एक दूसरे के पूरक हैं, उपयोगी हैं, है ना, कोई अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। कई बार हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में या कॉलेजेस में एक लोग आते हैं या टीवी पे भी आ जाते हैं, बताते हैं ही इज ए सेल्फ मेड मैन, यानी या वुमेन, है ना। सेल्फ मेड मतलब अकेले, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे किसी का कोई सहयोग ही नहीं हुआ है, अपने आप ही बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया है फ्रॉम द स्क्रैच। ऐसा होता नहीं है, बहुत लोगों का सहयोग मिलता ही है, परिवार से, मित्रों से, है ना। तो जिसका भी कोई भी बिजनेस करता है तो ये केवल भ्रमवश ही कह पाते हैं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, और उससे अहमता यानी अहंकार ही बढ़ता है और संबंधों में मधुरता तो रह नहीं जाती है और कृतज्ञता नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, बल्कि शिकायतें बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़ा शिकायतें बनी रहती हैं। जबकि समझदारी से हम कृतज्ञता के भाव को फील भी करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा है, सुख का अनुभव कर पाते हैं, और अनुभव को हम फीलिंग के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरह भावों को अनुभव कर पाते हैं। तो इस तरह से जब हम संबंधों में प्रमाणित होते हैं, तो जितने भी संबंध हैं, जब 7 संबंधों की बात आती है, तो वो हम उनकी संबंधों में निरंतरता होती है, हम मूल्यांकन कर पाते हैं कि कितना हम उसमें मूल्यों का निर्वाह कर पा रहे हैं, कितना उभय तृप्ति को हम पा पा रहे हैं, है ना। परंपरागत ढंग से जैसे कहा कि 4-5 ही तरीके रहे हैं, यहाँ पे बुद्धि मतलब जो विश्लेषण क्षमता है उसको कहा गया है, समझदारी वाली बात को नहीं कहा गया है। परंपरागत ढंग से हम संबंधों को रूप, बल, धन, आयु, है ना, के आधार पे, या फिर हम कह रहे हैं कि भय और प्रलोभन के आधार पे हम निर्वाह करते रहे। जैसे कहीं ना कहीं से हमको ऐसा बचपन से ही पढ़ने को मिल जाता है कि भय बिन होए न प्रीति, कि अगर स्नेह करना है, प्रेम करना है, तो भय तो होना ही चाहिए। जबकि हम देख पाते हैं कि जिससे हम डरते हैं उससे स्नेह कहाँ कर पाते हैं, है ना, उससे तो दूर भागते हैं। तो इस तरह के हम निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करते हैं, देखते हैं। तो जो मैनेजमेंट है, सरकार है, वो भय प्रलोभन से चलती हैं। परिवार भय प्रलोभन से नहीं चल पाते हैं। परिवार में हम देखेंगे तो हम बच्चे को स्नेह ही करते हैं। अभी भी हम चाहते तो स्नेह करना ही है, गुस्सा आ जाता है, वो हमारी अक्षमता है कि हमको पता नहीं है कि हम कैसे परस्परता में व्यवहार करें, कैसे बच्चे के साथ करें, कैसे बड़ों के साथ करें। ऐसी शिक्षा हमको मिली नहीं, तो उसके अभाव में हमसे गलतियां होती हैं, तो उस तरह से हम मूल्यों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज हम चाहते तो इतना ही है, जो उन्होंने कहा है कि शुभ की चाहत हर मानव में है। इस तरह समझदारी के अर्थ में संबंधों को जब हम पहचानते हैं, तो उन्होंने अभ्युदय के अर्थ में, यानी कि सभी समझदार हो जाएं, सभी को पोषण मिलना है, सभी का संरक्षण होना है, उपयोगिता पूरकता है, किस तरह एक दूसरे के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में कैसे हम पूरक और उपयोगी हो पाए, सदुपयोगिता भी, सभी समाधान समृद्धि हो जाए पूरी धरती पे। और छठा प्रयोजन के अर्थ में, प्रयोजन का मतलब है पूरी धरती अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में सज जाए, उसमें भी हमारी भूमिका है। उस अर्थ में हम सब संबंधों को पहचानते हैं। इस तरह इस पूरे पैराग्राफ में संबंधों की बात आई है। दीदी जी, आपको कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। नहीं भैया, बहुत बढ़िया है ना। मतलब संबंध की पहचान कितनी महत्वपूर्ण बात है जी। और वो भी अभ्युदय के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में। नहीं तो अभी पूरी लाइफ, पूरा शरीर यात्रा निकल जाती है, हमको यही लगता है कि हम संबंध को पहचानते हैं, लेकिन वो जो अपने पराये की एक सूक्ष्म लाइन है वो नहीं पकड़ पाते हैं। कि कहीं ना कहीं वही जो, मतलब चाहे वो डॉक्टर है तो मतलब उनका उठना बैठना, उनका वो कंफर्टेबल जोन उनका वही रहता है जी। और वैसे ही सब जगह, मतलब चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी वाले हो, चाहे छोटा व्यापार करने वाले हो, बड़ा व्यापार, उनके सबके अपने ना खंड खंड बन गए हैं। और इस खंड खंड बनने में हम मतलब मूल्य तो नहीं बह पाते हैं और अपने को एक भ्रम बना रहता है कि हाँ संबंध को पहचानते हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बाबा जी एक बार जब हम 6 महीने का अध्ययन शिविर करने की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बेटा, अपने पराये की दीवार जब तक नहीं टूटेगी तब तक प्रवृत्तियां परिमार्जित नहीं होंगी। तो ये दोनों चीज साथ साथ होगी, मतलब
कि अपने पराये की एक दीवार का टूटना और हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जित होना। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने अपने पराये की लाइनें खींच रखी है। मतलब छोटे बड़े के रूप में ये जो 4 चीज लिखी है, मतलब बल के रूप में, बुद्धि के रूप में, आयु के रूप में, तो ये सबको बहुत पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर जाने अनजाने में बहुत बार हमारे से अन्याय हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात है ये। बस इतना ही दिया। जी जी चलिए ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। न्यायालयों में फैसला होता है, न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भयवश, एक पक्ष प्रलोभनवश सहमत होता है। उभय तृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता है। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास का दावा करते हैं। विकास का क्या अर्थ होता है, आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है। ये नियति सहज है। इससे मानव का भी कल्याण है, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध है। प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व है। इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि 5 आयामों में भागीदारी करना। 5 आयाम है: शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष। इसको आगे लूं कि इतना रुको भी अभी? जी कर लेते हैं दीदी, है ना। तो इसी बात को कि हम संबंधों की पहचान किस अर्थ में करते हैं, है ना, ये तो बात आई गई है कि भाई न्यायालयों में न्याय नहीं होता है। और यदि मूल्य, इस बात को भी कह रहे हैं कि यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पास तो मूल्य हैं, हम तो समझदार हैं, तो वो मूल्य अभिव्यक्त होते, उनका प्रमाण मिलता है समाज में, परिवार में, कि हम शिकायत मुक्त संबंधों में जी पाते, है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई सबके प्रति स्नेह और हम कोई उपकार के कार्य में लगे होते हैं। अगर हम समझदार हैं, समाधानित हैं, तो उसका प्रमाण है कि हम परिवार में सभी अपना अपना प्रयोजन के अर्थ में जीते हैं, एक दूसरे के साथ न्याय पूर्वक जी पाते हैं और समाज में उपकार कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम परिवार मिलके, जैसे भी कहा कि 2 चोर मिलके, 2 डाकू मिलके दूसरों का धन लूट लें, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनती हैं कि वो अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, तो वो भी मिल रहे हैं। पर उसको हम ये नहीं कह पा रहे कि वहां कह सकते कि भाई वहां मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, क्योंकि वो केवल सुविधा के अर्थ में अपने कंपनी को या अपना मान के दूसरों का शोषण करते हैं। सारा नेगोशिएशन, सारे राष्ट्र के बीच में नेगोशिएशन, राज्यों के बीच में जो नेगोशिएशन, उसी अर्थ में होता है। तो ऐसा प्रमाण दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो परिवारों में भी एक सूत्रता, हार्मोनी होती, तालमेल होता, प्रेम स्नेह होता, परिवार परिवारों के बीच में, समाज के बीच में, प्रकृति के साथ में भी तालमेल होता है। जबकि प्रमाण क्या दिख रहा है अभी कि प्रकृति के साथ ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, सुविधा के संग्रह के अर्थ में, और हर जगह पहले से लड़ाइयां तो होती ही रही हैं, है ना, और अभी भी रुक गई हैं, ऐसा नहीं लगता है ना। तो इस तरह से अभी मूल्यों का प्रमाण नहीं मिला है, उभय तृप्ति का प्रमाण नहीं मिला है, इस बात को कह रहे हैं। कब होगा? तो इस मानव का कल्याण और नैसर्गिकता का कल्याण, मतलब मानवेतर प्रकृति की बात कर रहे हैं, दोनों का कल्याण कब होगा? जब भय प्रलोभन से छूटकर स्वयं स्फूर्त विधि से अनुशासन में मानव जीता है, मानव मानव के साथ न्यायपूर्वक, और मानव प्रकृति के संबंध में नियम पूर्वक उत्पादन और न्यायपूर्वक व्यवहार। ग्राउंड रियलिटी, यानी कि जमीनी पे जब उतरेगी समझदारी, विचारों में समाधान के रूप में, है ना, कि समाधान का मतलब होगा कि जब हम समझदार हुए, हमारी बुद्धि जागृत हुई, आत्मा में अनुभव हुआ, बुद्धि में व्यवस्था का बोध हुआ, तो हमारे विचारों में हर प्रश्न का उत्तर रहता है, हर हमको प्रयोजन स्पष्ट रहता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब हमको स्पष्ट हो जाता है। तो फिर वो हम मानव के साथ न्यायपूर्वक और प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जी पाते हैं। और इसी प्रयोजन का जो नाम दिया है समाधान, समृद्धि
अभय सह अस्तित्व। इसके लिए है प्रक्रिया व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब 5 आयामों में भागीदारी करना। तो आदरणीय नागराज जी, हालांकि ये चीजें बहुत आगे स्पष्ट होंगी, है ना, किस तरह से ये 5 व्यवस्थाएं का बहुत डिटेलिंग में आवर्तनशील अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में, जनवाद में, इन सब काम 5 आयामों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर केवल उन्होंने एक तरह से जिक्र कर दिया है कि कौन से 5 आयाम हैं। शिक्षा, संस्कार, ये हम जानते हैं कि भाई हर मानव को अगर संस्कार पूर्ण होना है, संस्कार पूर्ण होना है, यानी कि समझदारी पूर्ण होना है, जिसमें बुद्धि में स्वीकृति आ जाती है, उसी को संस्कार कह रहे हैं कि सही के प्रति स्वीकृति हो जाना, वो शिक्षा पूर्वक होगा। तो सबको शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसमें भागीदारी करना बनता है। तो सुखी व्यक्ति संस्कार वाली शिक्षा में भागीदारी करता है और स्किल वाली भी शिक्षा में भागीदारी करता है, जो उत्पादन कार्य के लिए आवश्यक है। दूसरा, न्याय सुरक्षा, कि किस तरह से सभी समझदार हों कि अभी जो सुरक्षित हैं, हम मिलिट्री के द्वारा सुरक्षा चाहते हैं, पैसे से सुरक्षा चाहते हैं, युद्ध करके सुरक्षा चाहते हैं, तो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हम इस तरह की चीजों को इकट्ठा करते हैं, संग्रह से सुरक्षा चाहते हैं। उसकी बजाय हम न्यायपूर्वक संबंधों में जब आश्वस्ति रहेगी, तो उतना जितना अभी संग्रह हो रहा है उतना संग्रह की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो न्याय पूर्वक ही हम सुरक्षित हो पाते हैं, जब हम आश्वस्त हो पाते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जी पाएंगे। अभी तीसरी कार्यक्रम बता रहे हैं, स्वास्थ्य संयम। अभी आज के समय में तो स्वास्थ्य बड़े समस्या बन गया है। जो लोग हमारे 50-60 साल की उम्र के हैं या उससे ज्यादा के हैं, उनको तो पता भी देखा ही होगा बचपन में, है ना। तो जो लोग गाँव में रहते हैं उन्होंने भी देखा होगा या गाँव में रहे हैं। अभी तो गाँवों में भी बीमारियां हो गई हैं, परंतु एक समय था जब इतना पॉल्यूशन नहीं था, खाने पीने की चीजें शुद्ध थी, प्राकृतिक थी, इतना केमिकल, यूरिया का प्रयोग नहीं होता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं होता था, तो ज्यादातर लोग स्वस्थ ही बने रहते थे, है ना। उतनी बीमारियां नजर भी नहीं आती थी, है ना। कभी कभी कोई पुरानी फिल्म में किसी को कैंसर हो गया तो बड़ी घटना मानी जाती थी, टीबी हो गया तो बड़ी घटना मानी जाती थी। आजकल तो कैंसर घर घर में पहुंच गया है, क्योंकि सभी बाजार से प्रोसेस्ड चीजों को खा रहे हैं, केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं, और हवा में भी पॉल्यूशन है, तो बचने की संभावना नहीं दिखती है। अब स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, तो ज्यादातर हम संयम पूर्वक संयमित जीवन जिएंगे, तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में हम स्वस्थ बने ही रहेंगे। शुद्ध खाना रहेगा, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, है ना, हमारा मनोरंजन शुद्ध हो जाएगा, हम एक दूसरे के साथ मन हमारा प्रसन्न रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे ही। उत्पादन कार्य, तो कार्य करेंगे प्रकृति के साथ तो उत्पादन होगा, उत्पादन से फिर स्वस्थ रहेंगे जितना हम श्रम कर पाते हैं। अभी तो हमारे बच्चों का और हमारा श्रम खत्म ही हो गया है, लगभग ना के बराबर है। शहरी जीवन में तो ऐसा लगता है कि श्रम नगण्य जैसा ही है ना। और गांव में भी इतने वो हो गए हैं औजार, ट्रैक्टर से लेकर बहुत सारी चीजें, तो एक किसान भी जो पहले श्रम करता था, अब वो नगण्य जैसा हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो श्रम कर पाते हैं, है ना। तो लेकिन श्रम और से कार्य और उत्पादन होगा तो स्वस्थ भी रहेंगे। और फिर विनिमय कोष, क्योंकि सभी की आवश्यकताएं, एक परिवार अपनी सब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। जो उत्पादन कार्य होगा वो अलग अलग चीजों का हम उत्पादन करेंगे, तो फिर न्याय पूर्वक उसमें भी न्याय आता है कि कैसे हम विनिमय करें, शोषण मुक्त विधि से, लाभ हानि मुक्त विधि से हम विनिमय कर पाए। इसकी परिकल्पना इसमें आई है, इसकी अवधारणा इसमें है। तो इसको और डिटेल में कैसे ये सब होगा, जब अगर हम पढ़ना जारी रखते हैं, चाहे इस सेशन के दौरान या हमारे भाई बहन जहाँ कहीं और भी ग्रुप्स बने हैं वहाँ जुड़ते ही रहते हैं, या किसी का मन हो जाता है कि नहीं अब तो हम छोटी में आकर 6 महीने का अध्ययन करना ही है, तो हम सभी पुस्तकों का डिटेल में अध्ययन करते हैं, तो हमको ये व्यवस्था का स्वरूप, समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व का स्वरूप और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप और ये 5 आयामों का स्वरूप बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो जब जैसा हमारा मन करेगा, आप हम सब में से जो भी हमारे भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं, तो हम कर सकते हैं इसको। दीदी अंशु भाई हाथ उठा रहे हैं अभी। जी भैया जी, मैं भी देखी अभी। बताइए भैया। जी नमस्ते। जी नमस्ते। ऐसा भी हमने 2 शब्दों का उपयोग किया है, एक भागीदारी और विनिमय, इसको थोड़ा समझाइए। है जी।
आपने जिस शब्द का उपयोग बहुत अक्सर किया है, एक भागीदारी, हाँ जी हमें भागीदारी ये है ना। जी। दूसरा आपने किया है विनिमय कोष, हाँ जी तो प्लीज एक्सप्लेनेशन दीजिए थोड़ा। हाँ जी। तो भागीदारी का अर्थ तो होता है कि अपनी भूमिका को अदा करना, उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी को लेना, कोई कार्य को संपन्न करना। तो जैसे शिक्षा संस्कार का अगर उदाहरण ले लें तो मैं भी अपने परिवार में बच्चों को, है ना, इस समझदारी को देने में कोई भूमिका जहां भी अवसर मिलता है उतना दे पाता हूं। तो शिक्षा संस्कार में वो भागीदारी हो गई। अगर मैं, है ना, जैसे स्कूल विद्यालय जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही हम कोई बच्चे अगर परिचय शिविर लें तो बहुत बढ़िया है, शिविर नहीं भी लेते हैं तो भी हम इन मुद्दों पे परिवार में अगर हम जिक्र करते हैं, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं, तो वो हमारा भागीदारी का ही स्वरूप है। तो ये सभी आयामों में भागीदारी हो सकती है। हम कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं तो वो हमारी भागीदारी है। इसको भागीदारी कह रहे हैं जो हम भूमिका अदा करते हैं किसी भी कार्य में, व्यवस्था में। विनिमय कोष का मतलब है कि हम जैसे गेहूं उगता है तो या कोई भी अनाज उगाते हैं तो उगता एक ही समय पर है, लेकिन हम उसको पूरे वर्ष भर प्रयोग करते हैं तो उसको थोड़ा हमको कोष करना होता है। तो ये संग्रह से अलग चीज है, जिसको हम बचत भी कहते हैं, कि जिसको हम संभाल कर रखते हैं। बहुत सारी उत्पादन की चीजें होती हैं जो एक कम समय में उत्पादन होता है, लेकिन ज्यादा समय में हम उसका उपभोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, कई बार अति वर्षा हो जाती है, ये प्रकृति का नियम है व्यवस्था के अर्थ में ही। कई बार कम बारिश होती है तो कम उत्पादन होता है। तो अभी तो बहुत ज्यादा सरकारों के लेवल पे ये कोष होता है ना। तो ये भी व्यवस्था के अर्थ में कोष की आवश्यकता होगी। इसको विनिमय कोष कह रहे हैं कि जब जैसे अभी हम एक्सचेंज करते हैं तो पैसे से कुछ चीजें ले आते हैं, है ना। तो ये भी एक विनिमय का ही स्वरूप है, लेकिन इसको लाभ हानि मुक्त कैसे किया जाए, इसकी यहाँ पे बात आएगी। जी भैया, लाभ कैसे करेंगे? हाँ, तो उसके लिए मैंने अभी जैसे बताया ही था कि थोड़ा आखिर तक इसमें बने रहना होगा, है ना, कि ये आवर्तनशील अर्थशास्त्र अभी हम, तो उसका बहुत डिटेलिंग फिर इसका आगे आएगा, किस तरह से हम लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय कर पाए। अच्छा भाई जी, जी आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जैसे अभ्युदय संस्थान है, वहाँ बहुत से वर्कर काम करते हैं, या हमारा परिवार है, जी परिवार में तो चलिए स्नेह है या आपस में समझदारी है, जी तो हम एक व्यक्ति की डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लेबर। जी लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, झगड़ा इसी का बना रहता है कि वो ज्यादा कमा रहा है, वो कम कमा रहा है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो नहीं पाता है। आज हमारे समाज में भी एक व्यक्ति ज्यादा पैसे वाला है, एक व्यक्ति कम पैसे वाला है, ये जी अनडिस्ट्रीब्यूशन है। जी मेन ये है। तो बिल्कुल। जैसे और में अपनी संस्था चल रही है, कुछ है, आपने भी कहा अभ्युदय संस्थान चल रहा है, यहाँ जी कैसे या नागराज जी ने इसके बारे में क्या प्रकाश डाला है? थोड़ा तो भैया जी, मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि इसके लिए थोड़ा डिटेलिंग में जैसे हम पहुंच जाएंगे ना समाजशास्त्र अर्थशास्त्र तक, क्योंकि ये समझदारी की से ही आएगा। पहले हम अस्तित्व में क्या व्यवस्था है उसको समझ लें, मानवीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो क्या है वो समझ में आ जाए, तब इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है धैर्य रखने की जरूरत होगी। अगर इस बीच में अनीता दीदी कुछ जोड़ना चाहें तो, और दीदी कुछ इस समय और आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर जो अंशु भाई कह रहे हैं? जी भैया, वैसे तो देखो यही है कि जब तक पूरी सूचना नहीं जाएगी ना तो इतना स्पष्ट चित्रण तो नहीं बन पाएगा, है ना। पर ये वही बात है कि जब तक हम बल धन बुद्धि आयु के आधार पर चीजों को देखेंगे तब तक हम समानता ला ही नहीं सकेंगे, है ना। तो समानता का जो आधार है वो जीवन है, मतलब जीवन हम सब में समान रूप में है। जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति से पूर्ण है और वो सब में है, छोटे से जन्म लेने वाले शिशु से लेके मृत्यु शैया में पड़े हुए वृद्ध तक, गरीब में अमीर में, कहीं भी। तो जीवन को जब हम समझेंगे तभी हम समानता को समझ पाएंगे, और समानता को समझेंगे तब हम समान व्यवहार कर पाएंगे। एक्चुअली कार्य के आधार पर जब भी हम समान होने गए हैं हो ही नहीं सकते, क्योंकि कार्य करने की कैपेसिटी आपकी और मेरी अलग हो ही सकती है ना। तो यहाँ पर जीवन रूप में समानता को यदि हम पकड़ पाएंगे तभी सही रूप में हम न्याय कर पाएंगे। तो अभी तो ये सारी
गैप है ही कि वो अधिक कमा रहा है, वो अधिक बलशाली है, वो अधिक बुद्धिशाली है ना, वो बड़ा है उम्र में। तो ये सब आधार पे करने जाते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं होता है। मतलब अंदर से वो बना ही रहता है। भले शिष्टतावश हम अपनी सी बड़े आयु वालों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो बहता नहीं है भाव, न्यायपूर्ण नहीं लगता। हाँ, क्योंकि उनमें बहुत चीज दिखती है हमको कि है ना, ये कम है, वो कम है। तो यदि जीवन को समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे कि जीवन में जो समानता की बात है, तो जैसे जैसे अपन आगे अध्ययन करेंगे तो जीवन समझ में आएगा, तो फिर ये सारी चीजें हमको पकड़ में आएगी कि अच्छा, उनकी आयु बड़ी है तो आयु शरीर की होती है, लेकिन जीवन में योग्यता पात्रता क्षमता को, योग्यता और पात्रता को अपन पकड़ पाएंगे। तो जितनी योग्यता होगी उतनी अपेक्षा करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ना क्रमशः जुड़ेंगी आगे, जब हमारे पास सूचना पूरी हो जाएगी, है ना। तो सबके नाम है जीवन विद्या। जी, इसीलिए एकदम जीवन एक्चुअली वही शेष बचा हुआ है ना। मतलब कार्यों में, सब चीजों में हम पारंगत हो गए हैं, लेकिन आखिरी में हमको लगता है कि कुछ शेष है। क्यों मन भर नहीं रहा है ना। तो मन इसलिए नहीं भर रहा है क्योंकि हम समानता को पकड़ नहीं पाए हैं अभी, है ना। तो जीवन ज्ञान यदि हो जाता है और अस्तित्व दर्शन ज्ञान हो जाता है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण फलित होगा। बहुत तो अच्छा। ये तीन ज्ञान शेष है जिसके लिए अभी हम सब पठन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद दीदी। जी जी। और भैया ये जो अभी अपन अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे भैया? हाँ, नहीं आप जारी रखें दीदी। हाँ, अभी जो आप पढ़े ना भैया, इसमें मैं बस एक शेयरिंग थी मेरी कि जब ये व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पांचों आयामों में भागीदारी करना, तो मेरे को याद है कि जब मतलब एक बार पूरी सूचना मिल जाने के बाद भी अंदर से ना ऐसे विश्वास सा नहीं आ रहा था। मेरे को लगता था कि मेरी पूरी स्वीकृति है, मेरे को बहुत निष्ठा है, सब कुछ है, फिर मेरे में विश्वास क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बाबा जी से पूछी थी ये बात कि बाबा जी, मैं दर्शन का एक बार पूरा मैं सूचना भी ले ली हूँ, मेरे को स्वीकार भी है, पर मेरे अंदर विश्वास क्यों नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा था कि बेटा जिम्मेदारी वहन करो। तो जिम्मेदारी वहन करने से विश्वास आता है। तो ये जो शिक्षा संस्कार में तो बात ये हुई कि तो क्या मैं कोई उत्पादन करूं, तो बाबा जी बोले बिना समाधान के उत्पादन कार्य में भी अपन सफल नहीं होंगे। तो पहले समाधान के लिए की जिम्मेदारी लो। तो जिम्मेदारी क्या लेनी है कि यदि आपको लगता है कि ये चीज सही है तो आप दूसरों को देने में लग जाओ। तो दूसरों को देने में लगने से हमारा समाधान और पूरा हो जाएगा। तो शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी लिए थे। तो मेरे को लगता है अभी हम जिसको जिम्मेदारी बोलते हैं वो कहीं हमारी अपनी होती है, बस पर्सनल, मतलब मेरे परिवार की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। पर यहाँ पर ना जब हम सार्वभौम एक चित्रण हमारे अंदर बन जाता है, तो हमारी दिनचर्या में, हमारे विचारों में हम कोई भी काम करते हैं तो वो अभ्युदय के अर्थ में जुड़ता है कि हाँ, मैं अगर अपने परिवार को भी शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं उसको वो शिक्षा दे पा रहा हूँ कि वो पूरे संसार से जुड़ पाए। तो इस तरह से जिम्मेदारी वहन करने की जो बात है कि एक पूरे इस दर्शन की सूचना, यदि इसकी स्वीकृति, यदि इसका मानना पूरा हो जाता है, तो जानना जिम्मेदारी वहन करने के बाद पूरा होगा। हम सोचेंगे हम पढ़ते रहेंगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिम्मेदारी वहन करने से फिर भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। तो ये एक बस छोटी सी बात जोड़ दी थी। बढ़िया जी। अंशु भाई आगे बढ़े क्या फिर? जी, बहुत धन्यवाद भाई जी। और भैया जैसे आपने थोड़ा सा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और प्राइसिंग के जो मुद्दे हैं, ये अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं, है ना। तो अभी की जो इकोनॉमिक्स है, समझदारी के अर्थ में इकोनॉमिक सिस्टम भी बदलेगा, है ना, जिसको हम कह रहे हैं आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो वो मुद्दे फिर क्लियर होंगे कि कैसे लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय कर पाए, है ना। तो पर उसके मूल में जैसे दीदी ने बताया, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, समझदारी तो पहले आनी ही होगी, है ना। और एक व्यक्ति समझदार होने से ही सिस्टम बदलेगा ऐसा भी नहीं है, काफी सारे लोगों को, है ना, इसमें समझदार होना होगा। उसी के लिए सब प्रयास है। अच्छा, एक चीज और भाई जी,
जी ये इंदौर में जब कम्युनिटी लिविंग कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं ऐसे परिवार, जी। तो ऐसा प्रॉब्लम है क्या? हेलो। हेलो, हाँ ऐसा जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही रोनक जी आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया, थोड़ा आवाज देखें। इंदौर में जैसे पता लगा कि कम्युनिटी लिविंग में रह रहे हैं कई परिवार, सेम थॉट के एक साथ रह रहे हैं, जी। ऐसा कहीं और भी है भारतवर्ष में? कई जगह प्रयास कर रहे हैं, है ना, लेकिन अभी देखिए कम्युनिटी लिविंग तो कई आधारों पे चल रही है, बहुत सारे आश्रम हैं, उनको भी हम, है ना, कम्युनिटी लिविंग कह सकते हैं, लेकिन अभी व्यवस्था के अर्थ में जीना बाकी है। मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या के प्रकाश में भी जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं, यवतमाल है, साई खेड़ा है, बुल्डाना है ना, छोटी में भी जैसे प्रयोग है, और यहाँ पे एक स्वराज्य परिसर के नाम से भी कुछ एक दो परिवार अभी शुरू हुए हैं, है ना। तो वो सब तो बहुत जगह पे छोटे छोटे प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सफल हो गए ऐसा कहना नहीं बनेगा, अभी प्रयोग के अर्थ में ही है। अच्छा 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 अच्छा। जी, ठीक बात है ना दीदी? अभी आप जी भैया, अभी वातावरण की तलाश में इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ लेकिन ये डिजाइन ऐसा नहीं है जी। ना। मतलब अभी चूंकि चारों तरफ जिस तरह की अव्यवस्थाओं को देखते हैं, तो सबको लगता है कि एक ऐसा वातावरण मिले हमको जहां हम बहुत आराम से इस व्यवस्था को जी पाए, तो ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में व्यवस्था का डिजाइन है जहां हम हैं, जैसे हैं, जिनके साथ हैं, वहीं पर हम वातावरण बना पाए, है ना। तो डिजाइन ये है स्वयं के वातावरण को निर्मित करने का, जी है ना। लेकिन अभी एक प्रयोग है कि ऐसा होते होते शायद ये फैल जाए, लेकिन अगर हर व्यक्ति में यदि समाधान आ जाएगा तो वो अपने वातावरण सहित जहां हो वहीं पर इस चीज को मल्टीप्लाई कर देगा। जी। थोड़ी देर के लिए दीदी, रौनक भाई हैं या रौनक दीदी हैं? रौनक वरु भाई या दीदी अभी हाँ, हाथ उठा था। मुझे एक तस्वीर, हाँ, जी। एक तस्वीर बताना था जो इसके संलग्न था, जो सबके सुख में मेरा सुख समाया हुआ है, बस वो एक मेरे को बताना था, जो काफी सबका सुख जब हम उसमें भागीदारी करते हैं तो हमारा सुख आ ही जाता है, तो एक बस बिल्कुल वो मेरे को रखना था बस। बिल्कुल, बढ़िया एकदम रौनक भाई जी। एकदम, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे पढ़ूं मैं। हाँ जी। इस विधि से हम परिवार में व्यवस्था में जीने से, पांचों आयामों में भागीदारी करने से समग्र व्यवस्था में भागीदार होते हैं। इस तरह से मानव के लिए निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट विश्वास बन जाता है। न्याय के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब, एक सेकेंड में उसको म्यूट कर देती हूँ मैं। जी धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान। धर्म का मतलब अनुभव, प्रमाण, बोध जो बुद्धि में होता है, अर्थात समाधान। समाधान का मतलब ही मानव धर्म है। व्यवस्था में जीना ही मानव धर्म है, यही अभ्युदय है। अव्यवस्था में मानव जीता है तो समस्या से ग्रसित हो जाता है। व्यवस्था में जब जीता है, समाधानित रहता है। आदमी समस्याग्रस्त रहना चाहता नहीं है, अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान बराबर सुख, मानव सुख धर्मी है। समस्या बराबर दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं, और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, जबकि इससे व्यवस्था हो नहीं सकती। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण से उसके टूटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अतः मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य व्यवस्था, सभी स्तर पर व्यवस्था इसी विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है, मानव अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके।
न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके। जी, तो फिर से बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। तो बहुत जो व्यवहारिक चीजें हैं, आदरणीय नागराज जी ने इतना जबरदस्त काम किया है कि उसको स्पष्ट करते जा रहे हैं। अभी हम सब ने इतिहास पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर कितना खून बहा है, कितने युद्ध हुए हैं, है ना। और अभी भी वो रुक गए हैं ऐसा नहीं है, किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ झगड़े चल ही रहे हैं। यहाँ पर वो धर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं कि धर्म ही जो एक तो अनुभव और प्रमाण के जो बुद्धि में उसको भी धर्म कह रहे हैं, क्योंकि जब जो हमको पूरे सहस्तित्व का अनुभव होता है, सहस्तित्व में अनुभव होता है, उसका जब बुद्धि में बोध होते हैं तो वो व्यवस्था का ही होता है। और उसी को भैया आवाज धीरे हो गई। आवाज धीरे हुई क्या भैया? अच्छा, अभी ठीक है क्या? अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। जी जी, तो उसी को कह रहे हैं कि जब हमको सहस्तित्व में अनुभव होता है, पूरे अस्तित्व हमको समझ में आ जाता है, और उस अनुभव का जब प्रमाण तृप्ति के रूप में हमको जो बुद्धि में होता है, व्यवस्था के रूप में हमको वो होता है, उसी को फिर धर्म कह रहे हैं। जब हमारा बुद्धि में जो व्यवस्था समझ में आती है और उसी से ही हमारे जीवन में, है ना, विचारों में पूरा का पूरा समाधान हो जाता है, उस तरह से उसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर सुख को बहुत लोगों ने डिफाइन करने का प्रयास किया है। कुछ लोग मानते हैं मनोवैज्ञानिक की सुख तो डिफाइन ही नहीं हो सकता है, अपना अपना है ना, सुख की क्या डेफिनेशन होगी, ये तो अपनी अपनी है। यहाँ पर वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ हैप्पीनेस को प्रतिपादित करते हैं, है ना। ये इस दर्शन की बहुत खूबसूरती है कि हर चीज को भाषा से बहुत अच्छे से परिभाषित कर दिया है, क्योंकि हम में भाषा से ही भास होता है। हम चीज को जब समझने जाते हैं तो मानव जाति में ये बहुत बढ़िया प्रावधान है कि हम भाषा से कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषित कर पाते हैं भावों को, तो और वो भाव दूसरे तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो नियम बताया है ना, जिसको मैं कई बार बताता हूँ कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ हैप्पीनेस है, समाधान बराबर सुख, है ना। मानव सुखधर्मी है और समस्या बराबर दुख। ये बहुत मूल प्रतिपादन है कि हर मानव जो भी प्रयास करता है वो निरंतर सुखी होने के लिए ही करता है। इसको हम सब जांच ही सकते हैं, और जिन्होंने भी सबने परिचय शिविर कर लिया है तब से जांच ही रहे हैं कि हमारा सारा प्रयास सुख के लिए है। और सुख किसको कह रहे हैं कि अगर हमारे विचारों में समाधान है, व्यवहार में हम न्याय को प्रमाणित कर पाते हैं, तो हम सदा सदा सुखी रहते हैं। और उसके मूल में धर्म है, यानी कि व्यवस्था का बोध होना, और उसके मूल में अनुभव है, तब ये निरंतरता बन पाती है। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, है ना। तो लेकिन अब संसार कह रहे हैं वो तो तुला हुआ है ना, कि कौन झंझट में पड़े, कौन समाधानित हो, है ना। हम भी जैसे अपने आप को देख पाते हैं, तो जैसे ही परिचय शिविर करते हैं हमको थोड़ा सा जल्दबाजी भी रहती है। इसको भी, ये भी प्रलोभन का ही दूसरा स्वरूप है कि जल्दी से हम समझदार हो जाएं, जल्दी से अनुभव हो जाए, जल्दी से, तो हम भी प्रलोभन में है ना, कहीं इधर शिविर कर लें, उधर कर लें और जल्दी से हो जाए। तो ये कोई जल्दी या देर वाली प्रक्रिया नहीं है, एक प्रक्रिया है। हम इसमें लगे रहते हैं, समझदारी का प्रयास करते रहते हैं, तो हम में समाधान आता ही जाता है, और जिससे हम व्यवस्था की हम में समझ आती जाती है, और फिर हम अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया है। तो जितने भी चीजें भय और प्रलोभन के अर्थ में है, वो उसी क्षण से टूटना शुरू हो जाता है। तो कई बार हमारे बहुत सारे साथी हमको दिख जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमको 4 साल हो गए, इतने सब लोगों का शिविर भी कर लिया, किताबें भी पढ़ ली, कुछ है ना अभी नहीं दिख रहा है। तो वो थोड़ा जल्दबाजी का ही नतीजा है ना। प्रक्रिया पर ध्यान ना देकर थोड़ा समय पर, है ना, ध्यान देने का ज्यादा चला जाता है, तो वो प्रलोभन का स्वरूप है। तो उसको करें, वो उसी क्षण से टूटना शुरू हो जाता है। तो हमारा समझने पे ध्यान ना देकर थोड़ा सा ध्यान जल्दबाजी की तरफ हो जाता है कि कैसे जल्दी जल्दी हम कार्यक्रमों को करने लग जाएं। तो कार्यक्रमों में भागीदारी करनी है, लेकिन समझने का काम को बना के रखना होता है। तो फिर वो उत्साह जिसकी ये बात कह रहे हैं कि हमारे लिए निरंतर उमंग, खुशहाली, अटूट साहस बन जाता है, ये तभी आता है जब हम भागीदारी करते हुए समझते जाते हैं। जो अभी दीदी ने थोड़ी देर पहले बात को रखा था, इसी बात को फिर से यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर ऐसा होता है तो परिवार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, राज्य, सभी पर व्यवस्था
इसी विधि से होगी जो अभी हम बात कर रहे थे, अंशु भाई जो कह रहे थे। फिर हमारा सामाजिक ढांचे भी बदलेंगे और अर्थशास्त्र भी बदलेगा जब हम हर मानव को जीवन और शरीर के संयुक्त स्वरूप में देखेंगे। इस आधार पे जब ढांचे बनेंगे तो शिक्षा, है ना, प्रशासन और प्रौद्योगिकी, उत्पादन, सब का सब बदलेगा और वो उसी का जो सही का स्वरूप है उसी को व्यवस्था कह रहे हैं। ऐसे हम उसमें हम जी पाएंगे, भागीदारी कर पाएंगे। जी दीदी। जी भैया, बहुत बढ़िया। परिवार में हर आदमी में, हर बच्चे में समझदारी का सूत्र देना ही शिक्षा संस्कार व्यवस्था है। इसे समझदारी का लोक व्यापीकरण करना भी कह सकते हैं। पहले आपको बताया दर्शन, दर्शन के बाद विचार, विचार के बाद शास्त्र, शास्त्र के बाद योजना। योजना में एक है जीवन विद्या योजना, जिसमें मानव परिवार मानव चेतना संपन्न होने के लिए पूरी गुंजाइश है। इस समझ से आदमी परिवार में व्यवस्था के रूप में जी सकता है। दूसरी योजना है मानवीय शिक्षा संस्कार का मानवीयकरण। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा को हम एक स्कूल में बिजनौर उत्तर प्रदेश प्रयोग किए। यह 5 वर्ष का अनुभव है। जीवन विद्या के आधार पर शिक्षा का मानवीयकरण करने गए, उसका क्या प्रभाव पड़ा वहां देखा गया। लोग कहते रहे है कि विद्यार्थियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम नकारते रहे। यदि वातावरण का प्रभाव पड़ता तो हम अनुसंधान कैसे कर पाते। इस स्कूल से यह प्रमाण मिलने लगा है कि बच्चों का प्रभाव परिवार पर एवं उनके परिवार वालों का प्रभाव वातावरण पर पड़ने लगा है। बच्चे जीवन के रूप में अपने को पहचानने लगे और व्यवस्था में जीना अति आवश्यक है, इसे स्वीकारने लगे। इसके फलस्वरूप बहुत से बच्चे टीवी, व्यर्थ वार्तालाप आदि में अरुचि दिखाए जाने वाले चीजों का मूल्यांकन करने लगे और यह सब निसार है ऐसा समझने लगे। साथ ही गांव में एक परिवार में दूसरे परिवार के साथ बैर भाव था, मारपीट मुकदमा होता था, वह भी धीरे धीरे शमन होने लगा। अब उन गांवों में मेरी जानकारी के अनुसार झगड़ा झंझट कम हो गया है। इसी को हम कहते हैं बच्चों का आचरण रूपी वातावरण का प्रभाव पड़ा और इसी के अनुसार हम कहते हैं कि इस शिक्षा में दमखम है। जी दीदी, बहुत दमखम है ना। इसको हम सब देख ही पाते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि हम कैसे भागीदारी करें। तो हमारे बहुत सारे भाई बहनें परिचय शिविर लेते हैं, अध्ययन कराते हैं, है ना। पर हम जो इस बात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम भी इस काम को कर सकते हैं, है ना। परिचय शिविर लेना भी एक आवश्यक कार्यक्रम है, परंतु हम जब इसको बच्चे में हर आदमी के साथ जहां भी जाते हैं, इन मुद्दों पर बात करते हैं, तो भी हम भागीदारी कर रहे हैं, है ना। बाबा जी ने जिस तरह से इस दर्शन को रखा है, तो है ना, पूरी पहले 4 किताबें हैं दर्शन के रूप में, जिसको अभी हम जीवन विद्या एक परिचय, तो ये तो एक पूरी बात का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर गहराई से जाएंगे तो मानव व्यवहार दर्शन है ना, कर्म दर्शन है, मानव कर्म दर्शन है, मानव अभ्यास दर्शन है, मानव अनुभव दर्शन है। तो इन चीजों को कैसे अस्तित्व में देखा गया है, इसको हम अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन भी कहते हैं। तो मानव को केंद्र में रखकर ये सारी पूरे अस्तित्व को समझा गया है और मानव की आकांक्षाओं को, मानव की कामना को देखते हुए पूरी बात को समझा गया है। तो उसके अर्थ में दर्शन को रखा गया है। फिर वाद के रूप में है ना। तो बहुत जैसे समाधानात्मक भौतिकवाद है ना, समाज अध्यात्मवाद है, जनवाद है। तो इस तरह से फिर शास्त्र है कि गाइडलाइन है कि जीने का स्वरूप कैसा बनता है। तो दर्शन है समझना, समझने के अर्थ में, जो पूरी तरह से आत्मा बुद्धि के स्तर की बात है, वाद विचारों के स्तर की बात है, और शास्त्र है कि भाई किस तरह से काम होगा, है ना, उसके लिए गाइडलाइन है, मन के स्तर की बात है, और शरीर और जीवन मिलके किस तरह से काम करेंगे उसके लिए योजनाएं दे दी गई हैं। तो 3 योजनाओं की बात की गई है। एक जीवन विद्या योजना, जिसमें अभी हम जीवन विद्या को प्रौढ़ के साथ में हम बताते हैं कि क्या है ये जीवन विद्या ज्ञान, जिसके लिए परिचय शिविर और, है ना, और पुस्तकों का अध्ययन है। दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण, कि ये जो बात है, जो इसके प्रतिपादित सूत्र हैं, उनका व्याख्या बच्चों तक पहुंचे,
उसके लिए जैसे एक स्कूल बिजनौर में और एक स्कूल तो अनीता दीदी द्वारा और उनके हमारे जितने भी भाई बहन हैं मिलके, बहुत सारी बहनें मिलके अभिभावक विद्यालय रायपुर में चला रहे हैं, अछोटी में चला रहे हैं। तो ये अभिभावक विद्यालय का भी दूसरा प्रयोग हुआ और ये बिजनौर में जो प्रयोग हुआ तो उसका भी वो फल परिणाम बता रहे हैं। तो शिक्षा का मानवीयकरण दूसरी योजना है जो शिक्षा की बात, जो ये जीवन विद्या की बात है, जो ये अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, इसकी बातें शिक्षा में आ जाए। क्योंकि हर बच्चा आजकल शिक्षित होना ही चाहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षित कराना ही चाहते हैं। अभी की शिक्षा में हम सब जानते हैं कि अभी मूल्यों की शिक्षा कम हो गई है, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा स्कूल में आ जाए, यूनिवर्सिटीज में आ जाए, कॉलेजेस में आ जाए, इसका भी प्रयास है। इसके भी बहुत सारे प्रयोग चल ही रहे हैं जिसका मैंने कुछ वर्णन शुरू के दिनों में किया था। तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना या ग्राम स्वराज्य योजना, कि किस तरह से जो अभी के हैबिटेट्स हैं, चाहे जैसे अभी दीदी ने कहा कि जहां भी हम रह रहे हैं वहां कैसे हम मिलकर व्यवस्था को साकार कर पाए, वो अभी अब देखेंगे। तो जीवन विद्या योजना में तो काफी सफलता मिली है, बहुत सारे परिचय शिविर और अध्ययन शिविर और बहुत सारी चीजें होने लग गई हैं। थोड़ा शिक्षा मानवीयकरण में भी सफलता मिली है, कई यूनिवर्सिटीज में ये बात आ गई है। UP2 में बागड़िया जी हैं, वो कर रहे हैं। आत्मीय यूनिवर्सिटी में सोम भाई, हम लोग, अजय जैन भाई, कई लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों में भी हमने सोम भाई सबने मिलके उनका शिविर लिया, तो वहाँ पे थोड़ा हैप्पीनेस कैरिकुलर के, तो शिक्षा के मानकीकरण में भी कुछ हमको मिला है। अभी परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था में काम होना बहुत बाकी है, पर वो तभी होगा जब ज्यादातर शिक्षा संस्कार में ये बात आ जाएगी, ज्यादातर लोगों के बाद ये पहुंच जाएगी, क्योंकि वो सबके मिलके होने की योजना है। तो इस तरह से एक मुख्य बात उन्होंने बताई कि जब शिक्षा का मानवीयकरण बच्चों पे जाते करते हैं तो ज्यादातर मान्यता यह है कि भाई बच्चों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो हम कहते ही देते हैं कि आजकल हर कोई कहने को सुनता है कि देखो बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं, सबके पास मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, टीवी हैं, इतने गैजेट्स आ गए हैं, तो हम कहते हैं भाई वातावरण का प्रभाव है। वो भी बात ठीक है, लेकिन बच्चों के पास अगर संस्कार जाता है तो उसका प्रभाव भी वातावरण पर पड़ता है। वो बिजनौर स्कूल से पता चला और डेफिनेटली अनीता दीदी भी इस बात को शेयर करेंगी कि कैसे उसका प्रभाव अभिभावकों में पड़ता है। बच्चे पढ़ने आते हैं तो अभिभावक समझना चाहते हैं कि अरे बच्चे इतनी समझदारी की बात कैसे करने लग गए। कुछ माता पिता को तो बड़ी परेशानी होने लगती है कि अब हम बच्चे से बात ही नहीं कर पाते, बच्चा इतना ज्ञान की बातें करने लग जाता है और वो टोकने भी लगता है कि देखो आप ऐसा गलत कर रहे हो। तो माँ बाप को समझना अनिवार्य हो जाता है, उनकी बाध्यता हो जाती है कि वो भी समझें, ताकि बच्चे के साथ बच्चे की बात को समझ पाए, और वो समझाना ही चाहते हैं। तो बच्चों का प्रभाव तुरंत ही परिवार में पड़ता है और फिर उनके आचरण को देखते हैं तो आसपास के माता पिता भी देखते हैं, है ना। इस तरह से इन बातों को कह रहे हैं कि ये करके देख लिया है तो इस बात में दमखम है, इससे बच्चे जो गलत है उसकी समीक्षा कर ही पाते हैं। और बच्चों में है ना, मेरा भी देखना रहा है कि जो बच्चे अभिभावक विद्यालय में पढ़े हैं उनका आत्मविश्वास सामान्य रूप से बहुत अधिक पाया जाता है। चाहे सामान्य रूप में बच्चे जो सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, हो सकता है वो रैंक लेके आए, अंग्रेजी में बहुत अच्छे हों, मैथ्स में बहुत अच्छे हों, नंबर ज्यादा आते हों, लेकिन उसकी तुलना में जो अभिभावक विद्यालय में बच्चे पढ़े हुए को मैंने देखा है उनमें आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है, सही गलत को पहचानने का व्यवहार में बहुत अच्छा होता है। बेशक थोड़ा स्किल वाले जो भाग हैं थोड़ी उसमें कमी भी रह जाती हो, जिसको अभी भी पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह इस शिक्षा का प्रभाव बच्चों पर और वातावरण पर देखा गया है। दीदी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? हाँ जी भैया, वो तो है, मतलब कि बच्चों का प्रभाव पड़ा है, उसी हिसाब से अभिभावक विद्यालय में जो दूसरे एडमिशन आते हैं, क्योंकि अपन एडवर्टाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं किए 10 साल में, लेकिन जब माता पिता बताते हैं कि बच्चे आकर मतलब हमको बोलते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, मैं आपका पैर दबा दूं क्या, मतलब ये जो बच्चों की तरफ से चीजें जाती है ना, उससे वो लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि मतलब वो बहुत प्यारी अभिव्यक्तियां रहती है अभिभावकों की। और कई जगह ऐसा हुआ है कि बच्चे मतलब एक पेरेंट्स बता रहे थे कि हम एक हॉस्पिटल में गए तो हम लोग वेट कर रहे थे, तो बेटा जी नर्सरी PP1 में है,
और वहां और एक दो बच्चे थे, तो उन सबको वो इतने अच्छे से भाई जी बहन जी करके वो कर रहे थे ना, कि उसके कारण सब पूछने लग गए कि ये बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है। तो ये है कि बच्चों में, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ अभी यहाँ जितने भी भाई जी बहन जी हैं, कि ये काम आप सब आज से ही शुरू कर सकते हो। किस तरह से? कि अपने बच्चों से ना, बच्चों से, बड़ों से, आसपास में संवाद प्रक्रिया को शुरू करें। संवाद करने से जो चीज जैसी है, जो जितनी आपको अभी तक स्वीकार हुई है, उसकी शुरुआत तो हम संवाद विधि से कर ही सकते हैं। जी। तो ये शुरुआत होने से हमको भी समझ में आएगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं, कौन सी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी समझदारी का प्रमाण यही होगा कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो इसके लिए हमको भी अवसर अपने आप को भी अवसर मिलता है, और संवाद से चीजें जाती है। मतलब ये एक बहुत सुंदर, अब एकदम अपन उसके साथ बोल पाते हैं कि ये पूरा दर्शन मानव सहज है। यदि हम इसको संवाद विधि से प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव विधि से प्रस्तुत करते हैं, तो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो उसको सुन भी पाता है और स्वीकार भी करता है। एक बार यदि ये बात स्वीकार होती है, तो उसके जीने में, उसके विचारों में वो चलेगा ही चलेगा। उसको वो वहां से फिर हट नहीं सकता। क्यों? चूंकि ये मानव सहज है, हर मानव को स्वीकार होने वाली वस्तु है। तो संवाद विधि अपन शुरू कर सकते हैं। उसके लिए छोटे बच्चे यदि आपके परिवारों में हैं, तो मैं नर्सरी PP1 PP2 की बुक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। उस बुक में कविताएं भी लिखी हुई है छोटी छोटी, और साथ में संवाद भी लिखे हैं जो हम बच्चों के साथ करते हैं। तो इससे आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि बच्चों के साथ किस स्तर पे कैसे संवाद करने हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत आप लोग कर सकते हैं घर परिवार में, आसपास में। ठीक है भैया, बस, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी भैया, अंशु भैया जी। जी दीदी, एड्रेस मिलेगा क्या बिजनौर के स्कूल का और या अभिभावक विद्यालय का? क्या मिलेगा? एड्रेस, हॉस्टल फैसिलिटी है क्या इनमें? नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है भैया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो छोटे बच्चों को ना वैसे परिवार में रहना ही व्यवस्था है, इसलिए 5वीं और अभी हम देख रहे हैं 6वीं 7वीं 8वीं के भी बच्चे छोटे ही हैं। तो अभी हम सबको ये समझ आया है कि 8वीं तक बच्चे परिवार में रहें और विद्यालय आए, यही सही है। इसलिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। बिजनौर में कौन सा स्कूल है? बिजनौर में 5 साल प्रयोग हुआ था भैया, है ना? उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग था, उस समय टीम उतनी बड़ी थी नहीं, है ना? सबसे पहला संस्थान बिजनौर है जीवन विद्या का, और सबसे पहला प्रयोग वहीं पर बिजनौर संस्थान के सामने ही स्कूल में हुआ था। तो उस समय टीम हमारी बहुत छोटी थी, कुछ लोग ही थे। तो वो 5 साल चला और बहुत सघन चला, लेकिन फिर वो एक बार स्टॉप हो गया। जी जी विजय जी। विजयबल भाई भी हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ जी, विजय नमस्ते। भैया। हाँ जी, जी, अच्छा, बताइए। मेरा पूछना है, ऐसे बच्चों जो स्कूल में है अभी, उनके ऊपर कोई वीडियो है जिसमें उनका इंटरव्यू वगैरह रहेगा? और दूसरा है जो ऑलरेडी 6 महीने का कोर्स करके निकल गए हैं, उनका एक गोष्ठी मैंने किया था बीच में पिछले साल, जिसमें 16 से 20 साल तक थे, जिन्होंने 6 महीने का किया था, बट वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। ऐसा कोई वीडियो होगा जिसको हम लोग परिवार में दिखा सकते हैं, बच्चों का, और जो 20 साल वाले बच्चे हैं? मेरे को 16 से 20 वालों का तो 6 महीने का नहीं ध्यान है। हो सकता है मानव तीर्थ वो में गोष्ठी हुआ में हो। था, वो गोष्ठी अच्छा, हम लोग एक किया था, उसमें सब लोग आए थे, तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगा था। उनमें इतने कम उम्र में उतना इतना परिवर्तन है, और उनको देख के ही और उनको बातें बातें सुन के ही बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और मैं अभिभावक विद्यालय के छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी क्लिपिंग है, वो मैं आप लोग को भेज सकती हूँ, है ना? और हाँ जी। इसका पता कर सकते हैं, अगर जैसे ही पता लगता है वो आपको शेयर कर देंगे। और ये ये जो वो हैप्पीनेस युवा करिकुलम, गोष्ठी का होगा, युवा गोष्ठी हाँ, वही वाले के युवा लिए गोष्ठी का होगा, वही मैं बोल रही हूँ। मानव तीर्थ की तरफ से अमरकंटक में हुई थी युवा गोष्ठी, और एक शायद मानव तीर्थ में भी हुई है, तो उसका हो सकता है वो, तो पता कर सकते हैं वहाँ, है ना?
हाँ जी। अच्छा, हम लोग ये हैप्पीनेस करिकुलम का जो बुक है, जैसे मेरे बच्चे अभी 4th क्लास में है, तो मैं वो बुक प्रिंट करके उसको स्टोरी और उसमें जो है उसको बताता रहता हूँ। आपके पास और भी कुछ है आप बता रहे हैं, वो भी नहीं, थोड़ा भेज हम दीजिए। लोगों के पास चेतना विकास मूल्य शिक्षा की ही बुक है भैया, 1 से 5वीं तक की, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और ये बाबा जी के मार्गदर्शन में बनी हुई बुक है। हाँ और जी, मैं जो नर्सरी PP1 PP2 की बोल रही, छोटी क्लास, है ना, तो 3 साल से 5 साल तक के बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके साथ क्या संवाद करते हैं, तो वो संवाद भी उस कविता की बुक में लिखे हुए हैं। इससे ना हमको एक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि संवाद का हाँ भी जी, एक हाँ जी, क्रम भेज दीजिए। है ना। तो हाँ आप जी, लोग देख लेना, उससे आप लोग को ना संवाद का एक क्रम भी समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी, चलिए। धन्यवाद। हाँ, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के मानवीयकरण में हम विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराएंगे। चैतन्य पक्ष का अध्ययन का मतलब है जीवन, जीवन जागृति का अध्ययन कराएंगे। रासायनिक भौतिक रचना विरचना का अध्ययन कराएंगे। मानव के लिए रचना विरचना में पूरकता तथा मानव इस संसार के लिए कैसे पूरक, कैसे उपयोगी होगा, यह सब अध्ययन कराएंगे। इसके साथ ही विकल्पात्मक दर्शन शास्त्र में क्रिया पक्ष का अध्ययन कराएंगे। क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव की समझदारी के लिए दर्शन है। समझदारी का प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं, तब सह अस्तित्व ही पहचान में आता है। मूल्यों का निर्वाह करना ही बनता है और मूल्यांकन में उभय तृप्ति ही स्वाभाविक रूप में बनता है। व्यवस्था सह अस्तित्व में एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य किस अर्थ में है? अस्तित्व में हर एक अपने त्व सहित व्यवस्था है। जैसे बेल का झाड़, उसमें बेलत्व समाया रहता है। पीपल का झाड़ अपना आचरण बनाए रखता है। पीपल के पेड़ में पीपल के फल और पीपल के बीज होंगे, उसी के गुण धर्म होंगे, यही उसका आचरण है। इसी तरह पूरा वनस्पति संसार, जीव संसार का आचरण निश्चित है और ये अपने अपने आचरण में प्रकाशित है। उसे ही कहते हैं स्व सहित व्यवस्था। मानव का आचरण अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि मानव अभी तक व्यवस्था में जी नहीं पाया। अभी तक हम व्यवस्था नहीं पाए हैं, किंतु व्यवस्था की जरूरत है। यहाँ पर हम आ गए हैं। व्यवस्था पाने के लिए हमको अपने त्व सहित व्यवस्था में जीना पड़ेगा। तत्व क्या है? स्व स्थिति रूप में और त्व गति रूप में स्पष्ट है। स्वत्व अर्थात मानवीयता पूर्ण आचरण। मानवीयता में मूल्य, चरित्र और नैतिकता है। मूल्य का प्रमाण है संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, जो परिवार में होना ही है। उभय तृप्ति से कम में कोई परिवार है नहीं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही मानवत्व है। यह घटित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से आदमी मूल्यों में जिएगा। व्यवस्था में जीने से चरित्र की बात आएगी। चरित्र को स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। नैतिकता तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा से अभयता बनती है। इस प्रकार से मानवीयतापूर्ण आचरण, इसमें बहुत अच्छे ढंग से मानव आश्वस्तता पूर्वक जी सकता है। जी, तो बिल्कुल अभी की शिक्षा में क्या कमी है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो शिक्षा का मानवीयकरण का मतलब है कि जो शिक्षा में कमी है उसको पूरा करना है ना। पूरी शिक्षा को बदल नहीं देना है, पूरी शिक्षा को फेंक नहीं देना है ना। तो जैसे अभी हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो विज्ञान पूरी तरह से भौतिक और रासायनिक क्रियाओं की बात को बताते हैं, है ना। उसमें अगर देखेंगे तो विज्ञान पूरे अस्तित्व को, है ना, पूरे प्रकृति को 2 भागों में बांट देता है, सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव का भी आधार क्या है? केवल श्वसन क्रिया, है ना। तो केवल जो मिट्टी पत्थर है वो निर्जीव है, कुर्सी, ऐसा बताते ही हम बचपन से पढ़ते आते हैं।
और बाकी सब सजीव हैं, यानी कि पेड़ पौधा भी, गधा कुत्ता घोड़ा भी और मानव भी। तो तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है कि भाई ये सब सजीव हैं। और उसी तरह से ऐसा भ्रम हो जाता है कि भाई है ना, पेड़ पौधे मानव गधा कुत्ता घोड़ा सब एक जैसे हैं, है ना, पर उनमें समानता कितनी है? केवल श्वसन की है। तो बात पूरी समझ में नहीं हो पाती है। पूरा समझने के लिए समानता को भी देखते हैं और उससे अधिक क्या है उसको भी देख पाते हैं। तो रूप गुण स्वभाव धर्म को हम हर को पहचान पाते हैं। इसी को सत्व कह रहे हैं, है ना, त्वय सहित व्यवस्था कह रहे हैं। तो हर इकाई का त्वय है। तो जैसे विज्ञान में अब भौतिक रासायनिक क्रियाओं को तो बताते हैं, लेकिन जीवन क्रिया, जीवन नाम की भी वास्तविकता है, जीवन क्रिया होती है, इनको भी शामिल किया जाए तो पूरी बात हो जाएगी, है ना। कि भाई भौतिक रासायनिक परमाणु है, हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, तो जीवन परमाणु भी है। तो जीवन परमाणु का क्या स्वरूप है उसको समझना है ना। जैसे हाइड्रोजन का स्वरूप है, उसके क्या गुण धर्म है, इसको गुण धर्म के नाम से यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पढ़ाते हैं। तो जीवन परमाणु का क्या गुण धर्म है, वो कैसा है, उसमें कितने अंश हैं, ये सब शामिल हो जाने का मतलब है कि शिक्षा का मानवीकरण में विज्ञान के साथ में जीवन क्रिया का भी जुड़ जाना। उसी तरह हम भौतिक रासायनिक के साथ साथ में कैसे हर कोई पूरक हो पाता है, इस बात का अध्ययन करेंगे जब जीवन समझ में आएगा। तो फिर दर्शन की बात होती है। अधिकतर ऐसा माना जाता है कि भी दर्शन शास्त्र के साथ में क्रिया पक्ष, मतलब दर्शन शास्त्र वाला जो आदमी है केवल ख्यालों में खोया रहता है, उसको है ना जीने का कोई तरीका ही नहीं आता है, क्रिया उसको आती नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं होता है ना। हम ये बचपन में सुनते आते हैं कि भाई अगर दार्शनिक है, कोई दर्शन है, तो उसको तो पहनने का खाने का पता ही नहीं रहता है। ऐसा अक्सर एक भ्रांति है। इसके ऊपर बहुत सारे चुटकुले भी बने हुए हैं कि दर्शन वाले को लेकर, है ना। तो जैसे एक मुझे अभी ध्यान आता है कि कैसे दर्शन शास्त्र के साथ किसी क्रिया पक्ष का जुड़ाव नहीं होता है। तो एक छोटी सी है ना बात बताते हैं। एक परिवार में एक दार्शनिक रहता था, तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि भाई बाजार से आप जा रहे हो तो बाजार से गुड़ ले आना। अब वो सोचने में ही लगा रहता था हर समय, ऐसा दार्शनिकों के बारे में प्रसिद्ध है कि हमेशा सोचते रहते हैं। तो उसने बोतल उठाई और बाजार में गुड़ लेने चला गया और दुकानदार से कहता है कि भाई एक बोतल गुड़ दे दो। तो दुकानदार ने कहा भी गुड़ तो बोतल में नहीं मिलता है, बोतल में दूध मिलता है, तेल मिलता है ना। तो उसने दार्शनिक ने पूछा फिर गुड़ कैसे मिलता है? तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि गुड़ को आपको आधा किलो चाहिए कि 1 किलो चाहिए, ऐसे बात करो। तो दार्शनिक साहब जो हैं दुकानदार से बोलते हैं कि ठीक है, आधा किलो गुड़ दे दो बोतल में। उसने बोला आप बोतल को छोड़ दीजिए, है ना, आपको मैं गुड़ दे देता हूँ, थोड़ा है ना, केवल ऐसा 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 बात करो कि भाई आपको आधा किलो गुड़ चाहिए, है ना। तो इस तरह से उसको वो बताते हैं। तो फिर भी वो बोतल नहीं छोड़ पाता है। नहीं ठीक है, आधा किलो गुड़ दे दीजिए बोतल में। बोलते हैं ऐसा करो, आप जो है दुकानदार पे बैठो और है ना, और मैं ग्राहक बनता हूँ, तो आप मुझसे पूछना कि भाई कितने, और मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर आप समझ जाओगे कि गुड़ को कैसे लेते हैं। तो दार्शनिक को दुकान पे बैठा दिया और खुद जो दुकानदार थे वो खड़े हुए। तो उसने बोला दुकानदार साहब आधा किलो गुड़ दीजिए। तो दार्शनिक बोलते हैं बोतल लाई हो क्या? तो ऐसा तो अभी तक ऐसी भ्रांति बनी हुई है कि दार्शनिक किसी काम के लिए, उनको कुछ काम आता नहीं है, व्यवहार में शून्य है ना, उनको पता ही नहीं होता है, ऐसी धारणा बनी हुई होती है। मुझे भी ऐसी एक घटना ध्यान है कि जब मैं दिल्ली के प्रोफेसर लोगों का, ये टीचर्स लोगों का शिविर ले रहा था प्रिंसिपल्स का, तो उसमें एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, है ना। और उन्होंने फिर जब शिविर के आखिर में जो अपना मूल्यांकन किया, तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से रखा था कि पहली बार ऐसा लगता है कि दर्शन को जिया जा सकता है ना। ये उनका भी वक्तव्य था और हम सब इस बात से वाकिफ हैं। तो ये दर्शन क्या है कि पूरा जीने की चीज है। इसमें केवल है ना ख्याली पुलाव बनाते रहें, सोचते रहें और उसी के आधार पे अपने को महान मानते रहें, ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ हमको दिखता है, दर्शन का मतलब ही है कि हमको कुछ दिख जाना, समझ में आ जाना। अगर हमको कुछ समझ आ गया है तो हम उसको जी पाते हैं। और उसको कहते हैं कि तब ये कह रहे हैं कि इस क्रिया पक्ष का अर्थ है मानव को समझदारी के लिए दर्शन, और समझदारी का
प्रमाण होना चाहिए। समझदारी के साथ हम अपने पहचान को बनाते हैं और मूल्यों के साथ जी पाते हैं। बार बार वहीं जा रहे हैं कि अगर समझदार हुए, अभी ये दर्शन केवल रूखा है कि अस्तित्व क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वरवाद, प्रकृतिवाद, इस पे खूब सारी दार्शनिकों में गहन चर्चाएं होती हैं, लेकिन जीने के लिए एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है ना। तो ये अक्सर देखा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर समझदार हुए, दर्शन हमको समझ में आया तो हम उसको जी पाएंगे। और कैसे जी पाएंगे, तो ये जो व्यवस्था है शाश्वत है। और यहाँ पर बता रहे कि हर इकाई का त्वय मतलब उसकी मौलिकता है ना। जिस आवाज धीरे हो गई भैया। हाँ जी भैया, धन्यवाद। वो मेरा तार है ना, उससे थोड़ा गिर गया हाथ से। धन्यवाद भैया, शीशराम भैया, आप याद दिला देते हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो जैसे बेल का झाड़ है, बेलत्व है, तो है ना, तो उसके ही उसका गुण स्वभाव धर्म यूनिक है ना, मौलिक है वो। तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म मिलके जो त्वय है, इसी तरह पीपल है। तो हम देखेंगे हर इकाई की मौलिकता है, उसका त्वय है ना, वो अपने में एक व्यवस्था है। तो इस स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न बनता है, फिर मानव का क्या त्वय है, मानव की क्या मौलिकता है ना। तो त्वय सहित व्यवस्था में जीना ही पड़ेगा, उसको स्वत्व कह रहे हैं, है ना। तो मानव का त्वय है कि वो समझदारी, और स्वत्व को कह रहे हैं कि वो मूल्य, चरित्र और नैतिकता। मूल्य की बात है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण की कह रहे हैं। तो मानव को जब व्यवस्था में जीता है तो ये तीन आधार पे ही तीन रूप में ही जीता है। मूल्यों का निर्वाह, चरित्र की बात कह रहे हैं तो स्वधन, स्वनारी, है ना, यानी कि अपने ही स्त्री है तो अपना पुरुष और अपनी स्त्री, ये एक चरित्र की बात है। दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और स्वधन अपने श्रम के द्वारा, अपने उत्पादन के द्वारा एक सार्थक कार्य करके, है ना, उससे अपने धन को अर्जित करना, उसको स्वधन कह रहे हैं। इसका मतलब चोरी नहीं करना, शोषण नहीं करना, डाका नहीं डालना, है ना, ऐसी कामना नहीं रखना कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, इसको हम कह रहे हैं, है ना, स्वधन। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, अभी हम परंपरा में एक दूसरे का जाति के आधार पे मजाक उड़ाना, धर्म के आधार पे मजाक उड़ाना, रूप के आधार पे मजाक उड़ाना, दूसरों को कम आंकना, है ना, ये दूसरे के विकास में बाधा डालते रहना और उसको टोकते रहना, ताना मारते रहना, ये सब चीजें परपीड़ा के कार्यक्रम हैं। तो उसकी बजाय हम उसको उसकी विकास में हस्तक्षेप ना करते हुए सदा उसके विकास, जागृति में सहायक होने का जो कार्य व्यवहार करते हैं, उसको दयापूर्ण कार्य व्यवहार कह रहे हैं। इस तरह से हम, और नैतिकता का स्वरूप है तन मन धन का सदुपयोग, सुरक्षा, राजनीति, धर्म नीति, अर्थनीति के रूप में, जिसकी आगे खूब डिटेल में बात होगी, मानव व्यवहार दर्शन में भी आएगी और बाकी पुस्तकों में भी आएगी। इस तरह से मानव का स्वरूप, मानव का त्वय सहित यानी स्वत त्वय सहित व्यवस्था का स्वरूप बनता है। तो दीदी मुझे लगता है कि 8 तो बज गए हैं, और है ना, यहाँ पे अगर और हमारे भाई बहनों की कोई कुछ उनको शेयर करना हो अपने से, है ना, बहुत सारे भाई बहन हैं इसमें, तो कुछ शेयर करना चाहे या कोई और बात पूछना चाहे तो उनके लिए अब हम लिए पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, सुरेंद्र पाल भैया, आपने काफी बात क्लियर की कि दर्शन, ये जो दर्शन है अपना मध्य दर्शन, ये जब भी इसकी समझ बन पाएगी जब अपन इसके अकॉर्डिंग जी पाएंगे। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। जी जी विजय भैया जी। भैया दार्शनिक वाला चुटकुला बहुत अच्छा लगा। जी भैया बताइए भैया। हाँ जी, एक शेयरिंग करूंगा और एक प्रश्न करूंगा। एक शेयरिंग तो ये है, जैसे आपने बताया आज कि स्वयं में पहले वातावरण किया जाए। जैसे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले बता रहा था कि अरे बच्चों को अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, कहीं पे अच्छा वातावरण वाला जगह पे छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा वो तो कहीं हमको मिलेगा नहीं अब, तो वो कैसे करेंगे? तो पहले आपने जैसे बताया स्वयं में पहले, घर में पहले होगा, घर से पहले स्वयं में होगा, तभी जाके वातावरण बनेगा। हाँ, हमसे ही वातावरण बनेगा। हम लोग अभी ढूंढते रहते हैं कहाँ अच्छा वातावरण मिलेगा। जैसे मैं जीवन विद्या में पहले आया तो मैं सोचा कि बच्ची को लेके उधर ही छोड़ दूं,
फिर सोचा कि फिर समझ आया 1-2 शिविर के बाद कि नहीं, पहले खुद में करना है और परिवार में अंदर ही करना है। नहीं तो वो उधर जाएगी, फिर वापस आएगी जब, तो हमारा वही टूटा-फूटा घर देखेगी। तो घर में सब कुछ रहेगा मगर संबंध नहीं रहता है। तो वो पहले खुद में पहले करना है और परिवार में करना है, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत बढ़िया। दूसरा है कि ये जो ये अहम भाव को कैसे हमारा जैसे कम हो रहा है धीरे-धीरे, दूसरों का कैसे कर सकते हैं? जैसे थोड़ा अहम भाव कम होगा तो फिर लोग इसमें आएंगे, तो हमारा भी साथ देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। कोई अच्छा प्रोसेस है क्या? कि नहीं तो जब तक समझ नहीं बढ़ेगा तब तक वो अहम भाव भी कम नहीं होगा। इसके लिए और क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए? दीदी आप बता रहे हैं ना? हाँ भैया, मतलब मैं तो देख रही हूँ कि इस पैराग्राफ में ही आंसर है, मतलब बाबा जी की उसमें, क्योंकि उनमें नहीं थी, है ना, अहमता, तो उनके सामने जो आते थे उनमें भी धीरे धीरे 1-2 सीढ़ी बार शमन होने लग गई। तो मेरे को लगता है भैया कि यही प्रक्रिया है ना? हाँ, जो नहीं आते हैं, उन्होंने, बाबा ने तीसरा लाइन लिखा है कि जो जिनका कम नहीं होता है उनके लिए मेरा दुख नहीं होता है। जी। मगर उनमें वो कम कैसे किया जा सकता है? बस वही प्रक्रिया यही रहेगी भैया कि हमारे में विनम्रता बनी रहेगी। अगर कोई अच्छा। अहम में है भी तो हमको संबंध नहीं तोड़ने हैं, है ना? मतलब होता क्या है कि सामने वाला नहीं आता है, नहीं मानता है, तो एक समय के बाद हमको ये लगने लगता है कि मैं क्यों बार बार जाऊं, मैं क्यों बार बार बोलूं, है ना? तो मेरे हाँ, अंदर जितना वो शमन होता जाएगा उतना सामने वाले के सामने हमारी अभिव्यक्ति दबाव मुक्त रहेगी और विनम्र रहेगी, तो सामने वाले पे उसका प्रभाव पड़ता ही है ना? हाँ, तो हमें जब बहुत अच्छे से होगा तभी उसका प्रभाव पड़ेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। एकदम भैया, ये ना इसके लिए ये जैसे निष्कर्ष बाबा आया। जी, हाँ, बाबा जी ने एक बात कही थी कि मतलब ये जो जीना होता है ना सबके साथ, इसको जीने जब हम जाते हैं ना तो अपनी रीढ़ की हड्डी से पसीना निकलना, रीढ़ की हड्डी से पसीना निकलने का मतलब है कि हमारे अंदर की बहुत सारी चीजें गलती है ना, गलती है, क्योंकि सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है, आपसे पूछ नहीं रहा है, आपको बता नहीं रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आपके पास कुछ सही है और उसको आप व्यक्त कर रहे हो उनके सामने स्नेह पूर्वक। तो ये जो भाव हमारे अंदर सामने वाले के प्रति संबंध की पहचान के साथ बहता रहता है निरंतर, तो ये जितनी निरंतरता बढ़ती जाएगी, समझते जाइए कि अंदर से अहमता का शमन होता जा रहा है, और जहां हम रुक रहे हैं इसका मतलब है कि अभी कुछ शेष है ना? तो अपने भाव के निरंतरता को एक प्रमाण के रूप में देखा जाए, इससे हमको समझ में आएगी चीजें। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक, धन्यवाद। बताइए आज भैया जी। संदीप भैया का हाथ खड़ा हुआ है, संदीप कुमार भैया। हाँ जी, सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार जी नमस्कार। भैया। मेरा एक थोड़ा सा मतलब सवाल है, वो पहले भी कई बार मेरे मन में रहा पर स्पष्टता नहीं हो पाई। जैसे हम बात करते हैं ना कृतज्ञता जी, उसमें क्या है कि जैसे अभी हम धन के आधार पे, है ना, या पदों के आधार पे हम एक दूसरे से सहायता लेते हैं। जैसा किसी डॉक्टर ने मेरी बीमारी ठीक कर दी या टीचर ने मुझे पढ़ाया, लेकिन किसी मोमेंट ध्यान जाता है कि भाई उसने तो मुझसे पैसा भी लिया और ज्यादा पैसा ले लिया। तो इस स्थिति में मतलब कभी तो कृतज्ञता फील होती है, जब ध्यान जाता है कि भाई मेरा तो बेनिफिट हुआ, तो तब तो फीलिंग आती है। लेकिन जब लगता है यार इसने तो ज्यादा पैसा ले लिया, तो फिर वो स्थिरता नहीं बनती। तो इस रेफरेंस में थोड़ा सा कृतज्ञता को भैया थोड़ा एक्सप्लेन करो। जी दीदी आप बताएंगे? आप बताइए भैया। जी 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 संदीप भैया, है ना, देखिए अभी जो कृतज्ञता को हम देख रहे हैं, तो जो आदरणीय नागराज जी ने बात रखी है अभी, रूप धन बल पद के आधार पे, है ना, जहां हमारा शोषण हो जाता है, जहां शोषण दिखता है, तो वहां तो कृतज्ञता का भाव स्वाभाविक रूप से बनता ही नहीं है, ये तो बात ठीक है। तो कृतज्ञता तो वही भाव बनता है जब हमारे जागृति के अर्थ में या हमारे प्रगति यानी कि
समृद्धि के अर्थ में भी जो योगदान मिलता है ना, उसी अर्थ में मिलता है। तो फिर कौन सा भाव हमको रखना है? तो हमारे में स्नेह का भाव बनता है कि जो व्यक्ति शोषण कर रहा है उसके प्रति जो भाव है, तो हम जब ये मानते हैं कि भाई ये नासमझ है, अभी समझदार तो नहीं है, इसलिए तो उस भाव को हम स्नेह का भाव ही कहेंगे। तो भी हम इसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो स्नेह का भाव तो कम से कम रखेंगे ही, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम अपने बच्चों के साथ में भी रखते हैं, कई बार अपने घर में बच्चे अच्छा काम नहीं करते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, तो भी हम ऐसा नहीं करते कि उनसे दूरी बना लें या उनसे रुष्ट हो जाए, है ना। तो उनके फिर भी हम उनके भले की कामना करते हैं, उनके शुभ की कामना करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो स्नेह का भाव तो बना के सबके प्रति रख ही सकते हैं। जी भैया, जी भैया, थैंक यू भैया। जी भैया। इसको मेरे ख्याल से अपने संदीप भैया भी हाथ मतलब कर रहे थे, संदीप प्रकाश भैया जो देवघर से हैं, एक दो बार उन्होंने कोशिश की है माइक ऑन करने की। नमस्ते भैया। अभी जी भैया, मैं ट्रेन में हूँ। ये नमस्ते दीदी। ये ट्रेन में थोड़ी आवाज कट जा रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही भैया जी। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो अगर और कोई भाई बहन का कोई है ना, और कोई किसी को शेयरिंग या पूछना हो, नहीं तो पूरा करते हैं दीदी। और एक शेयरिंग था मेरा, ये जो हैप्पीनेस करिकुलम बुक है, उसको जब मैं प्रिंट किया तभी देखा उसमें बहुत छोटे छोटे स्टोरीज है, बट वो सब हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं मतलब शिविर को टच करता है, और वो छोटे छोटे पुस्तक में कुछ अभ्यास के चीजें भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो हमको लगता है कि हम लोग का उम्र है ज्यादा, बट हम लोगों को वो समझ नहीं है, वो बुक्स हमको भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चों का है, मगर वो हमको भी कुछ चीज पता नहीं है, बहुत सारी चीज हमको भी पता नहीं है, उसमें जो दिया है वो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक बात है विजय भैया, उम्र तो शरीर की बढ़ी है ना, अभी हमारा जीवन में ज्ञान की प्यास तो बरकरार है। इसलिए हमारे लिए भी उपयोगी है, ज्ञान तो है ना। ठीक बात है। बताइए, और किसी से कुछ पूछना है तो? सुरेंद्र पाल भैया भी आप कहाँ हो? है भैया, मैं भी अनीता दीदी के बगल में ही हूँ भैया, रायपुर में ही आया हुआ हूँ, रायपुर में ही मतलब रह रहा हूँ आजकल पिछले 5-6 साल से। अच्छा, अभी रायपुर में रुके हुए हो हैं? हाँ जी, हाँ जी, मतलब यहाँ पे मैं शिफ्ट ही हो गया था भैया 5-6 साल पहले, है ना। अच्छा, रायपुर में रहने लगे अब आप? जी जी, बढ़िया। तो और वहाँ जो मानव तीर्थ है उसमें कौन है भी? वहाँ पे भैया मुख्य रूप से साधन भैया हैं, और एक अंकित भाई हैं, मृदु दीदी हैं, गणेश भाई हैं, तो वो वहीं पे रहते हैं, है ना। तो रायपुर तो वहाँ कोई प्रौढ़ के लिए भी कार्यक्रम चलते रहते हैं क्या भैया? अभी उन्होंने जिस तरह का डिजाइन बनाया है, थोड़ा युवाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रौढ़ के लिए छोटी इसी जगह रायपुर से 20 किलोमीटर पे या छोटी संस्थान है। आपने कई बार यहाँ आने का प्लान बनाया, ऐसे बताया आपने, है ना। तो यहाँ पे परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर और 6 महीने का अध्ययन, है ना, चलता रहता है, लगातार कार्यक्रम बने रहते हैं। चलो बढ़िया भाई। जी भैया, मैं जरूर आऊंगा, और आपके सभी उन संस्थानों को मेरा एक बार ऐसा है कि मैं बिल्कुल, और मानव तीर्थ को भी देखें तो जरूर, एकदम बिल्कुल। एक उत्सव पाड़ा साहू भैया, वो सुनका भी आता रहता है उत्सव पाड़ा। हाँ जी, उत्सव पाड़ा भी है, तो बहुत सारे छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, है ना, जो लोग मिलकर। चलो भैया, मैं जरूर आऊंगा 5-7-10 दिन का टूर करने, तो आप लोगों से सभी से मिलूंगा भैया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत भैया। धन्यवाद। शिविर भी है, सिस्टम भी है जी। दीदी मैंने 3-4 शिविर कर लिए, 4 शिविर कर लिए अभी, और वो अपना विहार दर्शन का भी दो सेशन तो ले लिए मैंने। अभी मैं नारगौल में जाऊंगा,
और अभी हमारे पुष्कर में भी शिविर है, तो उसको भी, उसमें थोड़ी सी व्यवस्था को भी देख लेते हैं, भागीदारी भी कर लेते हैं और वो शिविर भी अटेंड कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अभी दर्शन की रोशनी में आप पूछो तो कम से कम मैं 8-10 घंटे मोटे तौर पर लगा ही देता हूँ। बहुत कुछ क्लासें चलती रहती हैं, कुछ फिर बुक पढ़ता रहता हूँ। और अब मैं वैसे व्यापार से तो मुक्ति, मैंने वैसे दर्शन से पहले ही 5-6 साल पहले ही भी मैं खेती में ही काम कर रहा हूँ जी। तो बन रही है। बहुत बढ़िया शीशराम भाई जी। बढ़िया। आपने जो एक बात बताई ना कि भाई आप जैसे पार्ट लोगे, किसी कार्य कोई जिम्मेदारी लोगे तो ज्यादा स्पष्टता बनती जाएगी। तो जिम्मेदारी के बारे में भी अभी प्लान ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैसे जिम्मेदारी ली जाए, कैसे कहाँ अटैच हुआ जाए, कैसे समझा जाए। बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है हाँ भैया। सुरेंद्र भाई, अनीता दीदी, ठीक है जैसे दीदी। पहले मेरा रिक्वेस्ट था कि ये जो पठन कार्यक्रम चल रहा है इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हम लोग अभी दूर हैं, आ नहीं पा रहे हैं, सारे शिविर भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इसको कंटिन्यू रखा जाए और सारे भाई बहनों को सारे भाई बहन भी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ेंगे, तो ये जारी रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो इससे और थोड़ा अच्छा रहेगा। सारे पुस्तक अभी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा समय लगे तो लगे। जी जी तो मतलब करेंगे भैया, ये हमारे लिए भी उपकारी है ना, आप हाँ जी। लोग के साथ करना। जी भैया। बिल्कुल, मेरा भी ऐसे ही सोचना है विजय भाई। कार्यक्रम तो परस्परता में ही सजता है ना, मतलब दोनों तरफ से उत्साह बना रहे, है ना, हम सब भी साथ साथ में उत्साहित रहें तो जरूर कार्यक्रम चलता रहेगा, है ना। दोनों है तरफ से भागीदारी बनी रहेगी। जैसे जिस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो सभी इंटरेक्ट करें, अपना स्पष्टता को भी रखें और शेयरिंग करें, तो फिर कार्यक्रम बन चलता रहता है, निरंतरता बन पाती है ना जी। तो करेंगे भैया। ठीक है भैया, है ना। हाँ क्या जी, करें धन्यवाद। दीदी? ठीक है भैया, दीदी सभी को सभी भैया दीदी नमस्ते, को नमस्ते। भाई बहनों को नमस्ते। बहुत बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते।